तो दोस्तों, स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल ज़ायरन स्टोरीज पर, जहां पर आपको मिलेगा दिलचस्प और फैंटेसी नोवेल की कहानियां, बुक्स की मज़ेदार कहानियां मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल मज़ेदार और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1869। बिजलीदीप कबीले का नया सरदार। छोटू के हाथों की सील बदलती जा रही थी, जिसके साथ ही आसमान से निकलती बिजली उसके तैयार किए गए जाल में चली गई। इस वक्त वो जाल उल्टी दिशा में घूमने लगा था, जिससे आसपास की शक्तियों में हलचल होने लगी। वो रोशनियों का जाल जो प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक से तैयार हुआ था, बिरिंचा को घेरने लगा। इसके तुरंत बाद सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा, जब सभी की नजरों के सामने बिरिंचा का अटूट कवच धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि बिरिंचा की बेहद खतरनाक शक्तियां भी कमजोर पड़ डीडीएचने लगीं। ये देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, और ऐसा ही कुछ हाल खुद बिरिंचा का भी था। ये कैसे हो सकता है? उसे जाल में आते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी शक्तियां टूटकर बिखरने लगी थीं। तब उसके कानों में छोटू की मुस्कुराहट भरी आवाज सुनाई पड़ी। अब देखता हूं कि कैसे तुम मेरे हमलों से खुद को बचाते हो। इतना कहकर छोटू ने अपनी मुट्ठी कसी, और वो तेज रफ्तार में हरे रंग की रोशनी में बदलकर गायब हो गया। उसका बेहद ताकतवर मुक्का बिरिंचा पर पड़ था, जिसके शरीर का मजबूत कवच गायब हो गया था। उस हमले के तुरंत बाद एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, और बिरिंचा दर्दनाक आवाज निकालते हुए काफी पीछे हो गया। उसका बद्धा सा शरीर पीछे होते हुए बहुत सी पहाड़ियों को तोड़ता दिखाई दिया, लेकिन तभी उसके पीछे छोटू आ गया। अक्सर गुरूर ही किसी के हारने की वजह बनता है बिरिंचा, और तुम्हारे खात्मे के पीछे भी यही वजह होगी। उसकी आहट महसूस कर बिरिंचा के चेहरे का रंग बदलने लगा, और उसने देखा कि छोटू का ग्रीन ड्रैगन पंजा उसकी तरफ आने लगा था। बैंग! ये हमला इतनी जल्दी हुआ था कि बिरिंचा संभल भी नहीं पाया, और हमले से टकराकर पीछे जा गिरा। उसके शरीर से खून की बौछार गिरने लगी। तभी छोटू ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? अब कुछ नहीं कह रहे हो? कहो ना, तुम्हें तो बातें करना बहुत पसंद है, कहो। छोटू का शरीर वहां बची सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया, जिसे खूंखार इरादे से उसने उठाने की कोशिश की। आखिर में उसने दोनों हाथों से उस पहाड़ी को उठाकर उसे किसी हथौदे की तरह बिरिंचा पर फेंक दिया। इस वक्त पूरे इलाके का माहौल शांत हो गया था, और हर कोई देखने लगा कि कैसे वो बद्धी सी पहाड़ी कमजोर पड़ चुके बिरिंचा से जाकर टकरा गई, और उसकी दर्दनाक चीख निकलने लगी। उसकी चीखें उस माहौल की खामोशी को चीरती हुई सुनाई पद्दी एच रही थीं, जिसके चलते लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। हर कोई चेहरे पर खौफ के साथ देख रहा था कि कैसे मुस्कुराता छोटू बेरहमी से बिरिंचा पर हमले करता जा रहा था। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि छोटू बिरिंचा जैसे खूंखार जानवर का ऐसा हाल कर सकता था। तभी शेरा और बाकी सेनापतियों ने अपनी नजरें बिरिंचा के चारों तरफ फैले जाल की तरफ कीं, जिसे देखकर उन्होंने कहा, इसका मतलब ये रहस्यमयी जाल बिरिंचा की शक्तियां लगातार खींचकर उसे कमजोर करता जा रहा है। उस जाल की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में सोचकर सभी की आंखों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया। वो जाल न सिर्फ बिरिंचा का अटूट कवच तोड़ने में कामयाब हुआ था, बल्कि वो तो उसकी शक्तियां खींचकर उसे कमजोर बनाता जा रहा था। आखिर में छोटू ने सभी पहाड़ियों को बिरिंचा पर फेंककर वो इलाका एक सपाट मैदान में बदल दिया। इस वक्त बिरिंचा का पूरा शरीर खून से भर गया था, बल्कि अब तो उसकी कुछ हड्डियां भी बाहर आ गई थीं। वहीं छोटू ने हांफते हुए बेहद बुरी हालत वाले बिरिंचा को देखा, जो खून से लाल हो चुका था। छोटू इतना कुछ सिर्फ अपनी प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक और बरी हुई शक्तियों की वजह से कर पाया था, लेकिन साथ ही उसकी नजर उस ताकतवर जाल पर पड़ी जो बिरिंचा की शक्तियां खींचते हुए अब गायब हो गया था। ये देखकर छोटू ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अगर मैं और ताकतवर होता तो ये जाल आखिर तक इसकी शक्तियां खींचता रहता। कोई बात नहीं, बाकी का काम मैं पूरा कर देता हूं। इतना कहकर छोटू ने बिजली राजा की छड्डी में ढेर सारी बिजलियां इकट्ठा कर बेझिझक बिरिंचा पर हमला कर दिया। एक बार फिर दर्द भरी चीख बिरिंचा के मुंह से निकली, और इस चीख के बाद उसका हजारों फुट बद्दा शरीर तेजी से छोटा होते हुए पहले जैसा हो गया। वो कमजोरी के चलते वापस अपने इंसानी रूप में आ गया था, जिसका शरीर खून से लथपथ था। इतना ही नहीं, बल्कि वो एक झटके में पीछे जा गिरा। तभी छोटू ने कहा, तुम ये मुकाबला हार गए बिरिंचा। बिरिंचा की हालत से यह साफ हो गया था कि वो अब मुकाबला नहीं कर सकता था। इस वजह से चारों तरफ हंगामा मच गया, क्योंकि कोई भी इस नतीजे के बारे में नहीं सोच सकता था। सेनापति माशका और पार्शर के चेहरे भी पीले पर डीडीएच गए थे। उनके शरीर से पसीना निकलता जा रहा था, और वो खुद को खुशकिस्मत समझने लगे कि छोटू ने उन्हें कुछ नहीं किया था।
इतने में सभी की नजरों के सामने बिरिंचा ने खून की उल्टियां करते हुए छोटू की तरफ देखकर कहा, बहुत से पैंतरे हैं तेरे पास, लेकिन तुझे क्या लगता है कि तू मुझे खत्म करने की ताकत रखता है? ये सुनकर छोटू ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने अपनी नजर आसमान में होते दूसरे मुकाबले की तरफ की। वहां उसे नजर आ रहा था कि लाल रंग की रोशनी फैल गई थी और दो शरीर टकराते हुए पीछे चले गए। निंजा का आधे से ज्यादा शरीर जख्मों से भरा था, जिसमें से लगातार खून निकलता जा रहा था। इस वजह से उसका खूंखार चेहरा इस वक्त और भी ज्यादा खूंखार हो गया था। उसकी ऐसी हालत से यह साफ समझा जा सकता था कि उसका और अंगरक्षक का मुकाबला कितना खतरनाक था। तभी निंजा एक कदम आगे आया और उसने अंगरक्षक पर हमला करते हुए उसे बिरिंचा के पास भेज दिया। बैंग! ऐसा करते ही उसने शैतानी अंदाज में हंसकर कहा, हा हा हा, बिरिंचा, क्या तुझे याद है कि मैंने तुझसे क्या कहा था जब तूने मेरी हासिल की गई अमानत का आधा हिस्सा यूं ही मुझसे छीन लिया था? मैंने कहा था ये हिस्सा मेरा है और एक दिन तू खुद मुझे ये वापस करेगा, पर तूने मेरी बात नजरअंदाज कर मुझ पर काली गहरी सील चढ़ा दी थी। देख ले, तेरा गुरूर आज तुझे किस मकाम पर ले आया है। बिरिंचा आंखों में खौफ के साथ अपने अंगरक्षक को देखता जा रहा था, जिसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। उस वक्त तो बिरिंचा ने निंजा की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन आज उसका वो फैसला उस पर भारी पड़ी डीडीएच रहा था। इतने में बिरिंचा के कानों में छोटू की आवाज सुनाई पड़ती थी, चुपचाप अपना मूल खून निंजा को दे दो तो शायद तुम जिंदा बच सकते हो। लेकिन बिरिंचा ने तो अपने मुंह से खून पोंछकर खूंखार अंदाज में छोटू की तरफ देखा। फिर उसने अपने अंगरक्षक का हाथ पकड़ लिया, जो काले कपड़े से ढंका हुआ था। ऐसा करते ही उसने अजीबोगरीब अंदाज में कहा, तुम लोग शायद भूल गए हो कि मैं एक दरिंदा वजीर हूं। अगर मैं तुम जैसों के हाथों हार गया तो मेरी इज्जत पर लानत है। हे। क्या तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि मेरा ये अंगरक्षक आखिर है कौन? मैं दिखाता हूं इसकी असलियत। इतना कहते ही उसने उस अंगरक्षक के चेहरे पर चढ़ा काला कपड़ा अलग कर दिया। जैसे ही लोगों ने उसकी पहचान देखी तो सभी के चेहरों पर 12 बज गए। वो चेहरा बहुत ही पहचाना हुआ था, जिसे देखकर सभी ने कहा, ये तो बिरिंचा का ही चेहरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस वक्त छोटू और उसके साथियों के चेहरों पर भी हैरानी थी, जिसे देखकर बिरिंचा ने आगे कहा, देखकर दंग रह गए ना? दो दो बिरिंचा कैसे? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा जुड़वा भाई था, जिसकी जिंदगी बचपन में मैंने ही खत्म कर दी थी। लेकिन इसकी मौत के बाद मैंने एक खास तकनीक से इसे अपने पुतले में बदल दिया, जो मेरी जिंदगी की वजह से जिंदा है। इस तकनीक से मुझे थोड़े नुकसान तो हुए थे, मगर मैं इस पुतले की मदद से आज तक अपने भाई को जिंदा रख पाया हूं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मेरा ये भाई मेरी जिंदगी का अंश और हासिल की गई सारी शक्तियां वापस मुझे थमा दे। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि बिरिंचा असल में इतना ज्यादा बेरहम था। बिरिंचा के चेहरे पर तो अजीबोगरीब हंसी थी, जिसके साथ ही उसके पूरे शरीर में लाल रंग की लकीरें नजर आने लगीं। तभी उसने उन लाल लकीरों को अपने अंगरक्षक के शरीर में भेजकर उसमें से लाल रंग की रोशनी निकालते हुए अपने शरीर में भर दी। इस वजह से जहां अंगरक्षक मरता हुआ दिख रहा था, वहीं बिरिंचा की शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर होती हुई नजर आ रही थीं। बल्कि वो तो अब इंद्रजीत बनने की कगार पर था, जिसकी ताकत को देखकर निंजा के चेहरे का रंग बदलने लगा। बिरिंचा इंद्रजीत बनने वाला है? भैया, अब हम क्या करें? इस दौरान छोटू के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। भले ही बिरिंचा के इस रहस्य से वो खुद भी काफी हैरान हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की जानलेवा चमक अभी भी बरकरार थी। उसने सभी के सामने अपनी दो उंगलियों को मौधना शुरू किया। जहां उसकी एक उंगली पर काले रंग की अजीबोगरीब शक्तियां नजर आ रही थीं, तो वहीं दूसरी उंगली पर चमकदार बिजलियां। छोटू की दोनों उंगलियों में उसका खून भरने लगा, जिस वजह से उसका चेहरा पीला पड़ डर दिखने लगा था। तब छोटू ने ऐलान करते हुए कहा, भाइयों का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने भाई की तरह मर जाओ। उसकी दोनों उंगलियों में छोटे छोटे दो प्राचीन निशान दिखाई देने लगे। फिर एक झटके में उसकी उंगलियों से रोशनियां निकलकर उसके खून की शक्तियों से मिलते हुए बिरिंचा की तरफ बढ़ने लगीं। वो दोनों प्राचीन ताकतें खून जैसी रोशनी में मिलकर बिरिंचा की तरफ बढ़ रही थीं, जिसे अपनी तरफ आते देख उसके चेहरे का रंग बदल गया। एक झटके में वो रोशनी बिरिंचा के माथे के आर पार हो गई और उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो गई। बिरिंचा की जिंदगी खत्म हो रही थी और उसने मरते हुए कहा, ये कैसे हुआ? उसके माथे से बेशुमार खून निकलने लगा और सभी की नजरों के सामने उसने दम तो डाल दिया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था
कि इंद्रजीत रैंक के इतने करीब पहुंच चुके बिरिंचा पर ऐसा हमला कैसे किया जा सकता था। इसका मतलब साफ था कि छोटू का वो हमला उसका अब तक का सबसे ताकतवर और रहस्यमयी हमला था। इस एहसास के चलते कुछ लोगों ने कहा, आखिर वो दोनों शक्तियां थीं कौन सी? बेशक लोगों को इस रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना तो साफ हो गया था कि बिरिंचा मारा गया था। वहीं छोटू के हाथ से खून निकलता जा रहा था और उसके चेहरे पर उसकी कमजोरी साफ झलक रही थी। पिछले हमले में उसे दो प्राचीन निशानों का इस्तेमाल अपने मूल खून के साथ करना पड़ा था, इसलिए वो अब बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उसके पास बिरिंचा को खत्म करने का और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर बिरिंचा इंद्रजीत बनने में कामयाब हो जाता तो छोटू का ये हमला भी शायद बिरिंचा को खत्म नहीं कर पाता। तभी छोटू लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया और निंजा हड़बड़ाकर उसके पास आया। ध्रुव भैया, आप ठीक हो? छोटू कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने अपनी नजरें उठाकर देखा कि एक रोशनी तेजी से भाग रही थी। वो रोशनी असल में बिरिंचा के शरीर के पास गई। तब छोटू ने एक बार फिर अपनी दोनों उंगलियों में प्राचीन निशान की शक्तियां तैयार करते हुए कहा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तभी अचानक वो रोशनी हवा में ही रुक गई। उसने भी देखा था कि छोटू ने कितनी बुरी तरह बिरिंचा को खत्म कर दिया था, जिस वजह से वो आदमी भी घबरा गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जालम था, जिस पर निंजा हमला करने के लिए तैयार हुआ। तभी छोटू ने एक झटके में आसमान विनाशक लाश को इशारा कर उसे जालम के पास भेज दिया और कहा, क्या तुम बिरिंचा की मौत का बदला लेने के बारे में सोच रहे हो? ये सुनते ही जालम के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने सूखते गले के साथ ना में अपना सिर हिलाया। बिरिंचा की मौत उसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, इसलिए वो खुद छोटू से पंगा नहीं लेना चाहता था। और तो और छोटू की मदद के लिए आसमान विनाशक लाश भी थी, जिसने पहले ही जालम को बहुत परेशान कर दिया था। तभी जालम ने मजबूरी भरी हंसी के साथ कहा, तुम भी क्या कहते हो ध्रुव? मेरे और इस बिरिंचा के बीच कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि हम तो दुश्मन थे। ऐसे में मैं क्यों इसकी मौत का बदला लेना चाहूंगा? वो तो बस मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि बिरिंचा की ये लाश मुझे दे दो और बदले में हमारा कबीला तुम्हारा दोस्त बन जाएगा? जालम सच कह रहा था और वो बिरिंचा की मदद के लिए इसलिए वहां आया था क्योंकि बिरिंचा उसकी सारी शर्तों के लिए राजी हो गया था। अब जो कि बिरिंचा मर चुका था, इसीलिए जालम खामखां छोटू से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी बात पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सौदा नहीं कर सकता। दरअसल निंजा के हिस्से की बाकी अमानत बिरिंचा के शरीर में थी, इसलिए वो उसे जालम को नहीं सौंप सकता था। इस पर जालम ने छोटू की तरफ देखकर कहा, इस बारे में थोड़ा सोच लो ध्रुव। वो क्या है कि इस दरिंदा युद्ध मैदान में एक दोस्त बनाना दुश्मन बनाने से तो बेहतर है। ये सुनते ही छोटू ने अपनी उंगलियों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए पूछा, अगर मैं मना कर दूंगा तो क्या तुम मुझे दुश्मन मान लोगे? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा। सिर्फ छोटू ही नहीं, बल्कि आसमान विनाशक लाश भी जालम पर हमला करने के लिए तैयार हो गई थी। ये देखकर जालम के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो ध्रुव? मैं तुमसे दुश्मनी क्यों करूंगा? मैं तो तुमसे दोस्ती करके ही खुश हूं। हे। तभी छोटू ने तुरंत ज्वालाकड्डा ही सामने लाते हुए बिरिंचा की लाश को उसमें भर लिया। ये देखकर जालम मजबूरी में आह भरने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। वहीं छोटू के चेहरे पर इस वक्त हल्की परेशानी दिख रही थी, जिसके साथ वो मन ही मन सोचने लगा, जालम इस लाश को क्यों हासिल करना चाहता है? क्या उसे अमानत के दूसरे हिस्से के बारे में पता है जो बिरिंचा के शरीर में है? अगर ऐसा है भी तो जालम तो ज्वाला शेर नहीं है, इसलिए ये तो उस अमानत का कुछ नहीं कर पाएगा। कोई तो रहस्य है जिसका मुझे पता नहीं है। अब जो कि वो लाश छोटू ज्वाला कड़धाही में भर चुका था, इसलिए चारों तरफ फैला तनाव का माहौल शांत होने लगा। इतने में पांचों सेनापतियों ने चिल्लाते हुए कहा, ज्वाला जनाब, बिजलीदीप कबीले को इसके अगले लीडर की तलाश है। मेरे ख्याल से तुम्हें यह जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। ये सुनते ही माशका और पाशर के चेहरों पर भी घबराहट नजर आने लगी, लेकिन बिरिंचा की मौत ने उनकी हिम्मत को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सेनापतियों की बात पर उस कबीले के सभी योद्धा भी वही दोहराने लगे और निंजा से अगला सरदार बनने की गुहार लगाने लगे। तभी काले रंग के तूफान जैसी बघीरा घातक फौज भी वहां आ गई और उसने भी यही दोहराना शुरू कर दिया। इस दौरान मुकाबले के लिए इकट्ठा हुए सभी कबीले समझ रहे थे कि अगर कोई बिजलीदीप कबीले का अगला सरदार बनने के काबिल था तो वो निंजा ही था। छोटू ने जब ये नजारा देखा तो वो मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने निंजा की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। वहीं उसका इशारा देखकर निंजा पहले तो थोड़ा झिझकने लगा, लेकिन फिर वो इसके लिए राजी हो गया।
बिजलीदीप कबीला उस इलाके के सबसे ताकतवर इलाकों में आता था। ऐसे में उस पर काबू पाना छोटू और निंजा के लिए काफी फायदेमंद साबित होता। आगे जाकर जब वो दोनों पूर्वी हिस्से जाते तो उनके साथ इस कबीले के काबिल योद्धा भी होते। तभी निंजा ने अपनी नजरें माश्का और पाशर की तरफ करते हुए कहा, तुम दोनों का क्या कहना है इस बारे में? सभी की नजरों के सामने वो दोनों थोड़ा झिझकने लगे, लेकिन फिर मजबूरी में दोनों ने हामी भरी। तभी निंजा ने अपनी नजरें मिहिका की तरफ करते हुए कहा, मिहिका, अगर तुम बिजलीदीप पहाड़ी पर नहीं रहना चाहती हो तो तुम अब अपने कबीले जा सकती हो। इतने में निंजा ने अपने हाथ लहराए और भारी आवाज में ऐलान किया, इस बिजलीदीप कबीले में कुछ नहीं बदलेगा। हर कोई उस ओहदे पर ही रहेगा जिस पर वो था। अगर कोई बदलाव होगा तो वो बस इस कबीले के सरदार का। उसके इतना कहते ही वो जगह शोर से भर गई, क्योंकि दिल दहला देने वाले मुकाबले के बाद बिजलीदीप कबीले को अपना नया सरदार मिल गया था। क्या होने वाला है छोटू के इस रोमांचक सफर में आगे, और कौन सी साजिशों और चुनौतियों का सामना करने वाला है वो? दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1897, दरिंदोन का प्राचीन खजाना क्या है? उस खतरनाक मुकाबले की बातें अगले 3 दिन में पूरे दरिंदा युद्ध मैदान में फैल गई थीं। इस खबर से चारों तरफ हंगामा मच गया था। आखिर एक दरिंदा वजीर की मौत कोई आम बात नहीं थी। भले ही बिरिंचा सबसे ताकतवर दरिंदा वजीरों में नहीं गिना जाता था, लेकिन फिर भी वो था तो एक ताकतवर कबीले का सरदार। और तो और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसे मारने वाला कोई तिलिस्मी जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान था। इस बात से बहुत से लोग नाराज हो गए कि कैसे कोई इंसान दरिंदों के इलाके में आकर वहां ऐसा कुछ कर सकता था। इसलिए निंजा का बिजलीदीप कबीले का नया सरदार बनना फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि बहुत से लोग छोटू पर हमला करने की ताक लगाए बैठे थे। पर निंजा और उसके ताकतवर कबीले की वजह से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। कुछ वक्त बाद उस इलाके में मचा हंगामा शांत होने लगा, लेकिन जो भी जानकार लोग थे उन्हें पता था कि ये शांति एक खतरनाक तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि दरिंदों के इलाके में शांति नाम का लफ्ज अस्तित्व में ही नहीं था। इस दौरान बिजलीदीप पहाड़ी पर छोटू बैठा हुआ था और लगातार ट्रेनिंग करता जा रहा था। उसकी शक्तियां अब तक ठीक हो गई थीं। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि निंजा उसके पास आ गया था। छोटू ने मुस्कुराते हुए निंजा से कहा, तूने इस कबीले के सारे मसले सुलझा दिए हैं ना निंजा? बिरिंचा को मरे हुए 10 दिन बीत गए थे, और भले ही सेनापतियों ने निंजा को अपना नया सरदार मान लिया था, लेकिन बिरिंचा के चाहने वाले भी कुछ लोग थे। उन लोगों ने उस जगह पर हंगामा मचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से निंजा को इन 10 दिनों में उन्हें ठिकाने लगाना पड़ रहा था। वहीं छोटू के सवाल पर निंजा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भैया, माश्का और पाशर भले ही बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन बदले की आग तो उनके दिलों में मौजूद है। पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। मैं शेरा और बाकियों से उन पर नजर रखने को कह चुका हूं। अगर उन दोनों ने दगाबाजी करने की जरा भी कोशिश की तो वो दोनों मार दिए जाएंगे। ये बात समझते हुए छोटू अपना सिर हिलाने लगा। वो जानता था कि वो दोनों भले ही काफी मुश्किल खड़डी कर सकते थे, लेकिन उन्हें सरेआम खत्म करना गलत होता। इतने में छोटू ने कुछ सोचते हुए निंजा से कहा, निंजा, भले ही तू इस कबीले का सरदार बन गया है, लेकिन सभी दरिंदे वजीरों के मुकाबले तू सबसे कमजोर है। इस बात को निंजा भी समझ रहा था कि उसकी शक्तियां बाकी सरदारों के मुकाबले काफी कमजोर थीं, और अगर उसे अपनी शक्तियां कम वक्त में बढ़ानी थीं तो इसका एक ही तरीका होता। उस तरीके का जिक्र करते हुए छोटू ने ज्वाला कटदाही बाहर निकाली और उसके अंदर जाते हुए कहा, मेरे पीछे आ निंजा, वक्त आ गया है तेरे हिस्से की बाकी अमानत हासिल करने का। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही ज्वाला कटदाही के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक काले रंग की लाश नजर आई। ये लाश थी बिरिंचा की, जिसे देखते ही निंजा ने हल्की परेशानी के साथ कहा, लेकिन भैया, मेरे ख्याल से बिरिंचा इसलिए इतना ताकतवर हो पाया क्योंकि इसने बची हुई अमानत को इस्तेमाल कर लिया था। ऐसे में हम उसे वापस कैसे हासिल कर सकते हैं? अब तो वो अमानत खर्च हो गई होगी ना? ये सुनते ही छोटू ने अपने हाथों से काले रंग का एक गड्ढा बाहर निकालते हुए कहा, भले ही बाकियों के लिए ये काम बहुत मुश्किल हो, लेकिन तेरे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। क्या तू भूल गया कि मेरे पास विनाशक प्राचीन निशान है? इतना कहकर छोटू ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उस काले रंग के गड्ढे को सीधे बिरिंचा की लाश के पास भेज दिया। उस गड्ढे में से विनाश की शक्तियां निकल रही थीं, जो बिरिंचा की लाश को खींचते हुए अपने अंदर करने लगीं। तकरीबन आधे घंटे बाद उस गड्ढे ने बिरिंचा को पूरी तरह निगल लिया, जैसे वो गड्ढा कोई अजगर था।
ना तो बिरिंचा की चमद्दी का कोई निशान बचा था और ना ही उसकी हड्डी का कोई निशान। लेकिन जैसे ही उसकी लाश गड्ढे के अंदर गई तो वो गड्ढा घूमने लगा और उसमें से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगीं। जब छोटू ने ये नजारा देखा तो उसने एक झटके में उस गड्ढे को वापस अपने शरीर के अंदर कर लिया। जो शक्तियां उसमें से बाहर निकली थीं, वो इकट्ठा होते हुए लाल रंग के एक बड़े गोले में बदल गई थीं। छोटू महसूस कर पा रहा था कि उस गोले में शुद्ध शक्तियां मौजूद थीं और उस पर लकीरें भी बनी थीं। ये लकीरें एक साथ मिलकर किसी शेर जैसी लग रही थीं। वहीं जब निंजा ने वो गोला देखा तो उसने चेहरे पर खुशी के साथ कहा, भैया ये तो अमानत में हासिल किए गए मूल खून का बचा हुआ हिस्सा है। उसकी खुशी देखकर छोटू भी मुस्कुराता रहा। भले ही ये मूल खून बिरिंचा इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन वो गया तो उसके शरीर में ही था। इसलिए छोटू ने विनाश की शक्तियों की मदद से वो मूल खून वापस बाहर खींचकर इकट्ठा कर लिया था। इतने में छोटू ने निंजा की तरफ देखकर कहा, ऐसा कर, बाकी बचा हिस्सा भी सोख ले और जल्द से जल्द चरम का महाप्राण बन जा। अपनी बात कहकर उसने जैसे ही अपना हाथ लहराया तो वो लाल रंग का गोला तेजी से आगे बढ़ते हुए निंजा के पास चला गया। निंजा ने भी उसे पकड़दाते हुए उसे सोखने की शुरुआत की, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। इस हैरानी को देखकर छोटू भी हैरान दिखने लगा। जैसे ही निंजा ने उस गोले को धीरे से दबाया तो उसमें से लाल रंग की रोशनी निकलती दिख रही थी। ये रोशनी बिखरते हुए जब बड़ी हुई तो उसके अंदर एक बद्दा ही प्राचीन कांस्य का टुकद्दा नजर आने लगा। वो टुकद्दा गहरे हरे रंग का था और उस पर 2 लफ्ज लिखे हुए दिख रहे थे, जिसे निंजा ने पढ़ते हुए कहा, प्राचीन खजाना। ये सुनकर छोटू भी हैरान दिख रहा था कि तभी निंजा ने उस बारे में सोचना शुरू किया। कुछ पलों बाद अचानक से निंजा की आंखें बड्ढी होने लगीं और उसने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, भैया मुझे समझ आ गया, ये जरूर दरिंदों के प्राचीन खजाने की बात कर रहा है। जितना मुझे पता है उस हिसाब से दरिंदा युद्ध मैदान में एक जगह है जिसका नाम है दरिंदों का प्राचीन खजाना। वहां मौजूद खजाने प्राचीन वक्त के हैं भैया, इसलिए बहुत ताकतवर हैं। लेकिन उस खजाने की निगरानी 8 दरिंदे वजीर करते हैं और ये सिर्फ 3 साल में एक बार खुलता है। यही वो वक्त है जब ये इलाका सबसे ज्यादा भिद्द से भर जाता है। यहां तक कि दूर दूर से कबीले भी यहां आते हैं इस खजाने में से कुछ हासिल करने। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ कुछ ही कबीले होते हैं जो इस खजाने में से कुछ हासिल करने में कामयाब होते हैं। पिछली बार जो सबसे खास चीज वहां मिली थी वो एक पहाड़ा था। कहा जाता है कि प्राचीन खजानों की फहरिस्त में ये 32वां सबसे ताकतवर खजाना है। छोटू को प्राचीन खजानों की फहरिस्त के बारे में पता था, जिसका दूसरा सबसे ताकतवर खजाना प्राचीन पाषाण था। लेकिन फिलहाल वो काफी ज़ुकामी था, इसलिए छोटू को ऐसे किसी और खजाने को हासिल करने में दिलचस्पी थी जो मुकाबले में उसकी मदद कर पाता। इस बारे में सोचकर छोटू ने निंजा से सवाल किया, क्या जो कोई भी उस खजाने में जाता है उसे फहरिस्त का कोई ना कोई खजाना हासिल होता है? इस पर निंजा ने एक नजर उस हरे रंग के टुकड़े को देखा और छोटू से कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? हर जगह ताकतवरों का ही तो राज चलता है। अगर मेरा मानना सही है तो शायद ये दरिंदा युद्ध मैदान के प्राचीन खजाने की चाबी है। ये चाबी बड़ी ही रहस्यमयी है भैया, क्योंकि इसमें बड़ी ही रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं। कोई इस चाबी के जरिए ही खजाने की जगह पर चढ़े कवच के पार जाने में कामयाब हो सकता है। हर बार जब भी वो खजाना खुलता है तो इस चाबी के इस्तेमाल से कोई अंदर जाकर प्राचीन खजाने की कोई चीज उठा सकता है। इसे देखकर तो मुझे लगता है कि शायद बिरिंचा भी इस खजाने में गया होगा, लेकिन उसने खुद कुछ हासिल नहीं किया होगा। आखिर उसे ऐसा कोई खजाना अपने से बढ़े लोगों को जो पकड़दाना पद्धता। भैया भले ही इस दरिंदा युद्ध मैदान में 8 दरिंदे वजीर हैं, लेकिन सभी की शक्तियों में बहुत बद्दा फर्क है। बिरिंचा तो पिछले कुछ सालों में ही इतना ताकतवर हुआ था और 8 वजीरों में से 3 तो ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से इस जगह पर राज करते आ रहे हैं। एक तरह से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो इस इलाके के सबसे ताकतवर 3 योद्धा हैं। उनके सामने तो बिरिंचा जैसे को भी खजाना उन्हें पकड़दाना ही पद्दसता। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, सेनापति इसकी बात तो कर रहे थे। बिरिंचा ने अपना हासिल किया गया खजाना तीनों सबसे ताकतवर दरिंदे वजीरों में से परलोकी ड्रैगन वजीर को तोहफे के तौर पर दिया था। निंजा ने जैसे ही ये बात कही तो छोटू को अचानक कुछ समझ आया और उसने कहा, ड्रैगन वजीर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी ड्रैगन कबीले का ही मेंबर है? इस पर निंजा ने हंसते हुए कहा, नहीं भैया, वो तो बस एक ऐसा ड्रैगन है जिसके खून में महान ड्रैगन कबीले का एक छोटा अंश है। वो तो अपने आप को सिर्फ गुरूर के चलते परलोकी ड्रैगन पुकारता है। वो असल में रक्ताब ड्रैगन कबीले का लीडर है, जो सुनने में भले ही असली ड्रैगन कबीले जैसा लगे, लेकिन वो है उससे बिल्कुल अलग। इस बार
अगर मैं बिरिंचा की जगह इस कबीले का सरदार नहीं बना होता तो शायद वो ड्रैगन वजीर जरूर इस कबीले पर कब्जा करने की कोशिश करता। पर अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी वक्त वो हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा खजाने की ये चाबी हासिल करने के लिए। भैया, वो इंद्रजीत रैंक का योद्धा है, इसलिए उसकी ताकत तो काफी है। इंद्रजीत रैंक के योद्धा का जिक्र सुनते ही छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी। भले ही बिरिंचा भी उस रैंक के करीब ही था, लेकिन करीब होने और इंद्रजीत होने में काफी बद्दा फासला था। इसीलिए तो उसने परलोकी ड्रैगन वजीर के सामने बेशकीमती खजाने को तोहफे के तौर पर रख दिया था। निंजा ने छोटू से आगे कहा, आमतौर पर ऐसे ताकतवर लोगों की मदद मांगने के लिए किसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। बिरिंचा ने परलोकी ड्रैगन वजीर से मदद के बदले उसे 3 बार खजाना सौंपने का वादा किया था। उसके बाद कहरजाने में जाकर बिरिंचा जो कुछ भी हासिल करता वो उसका ही होता, लेकिन वो खजाना खुलता ही 3 साल में एक बार है। इसका मतलब 9 साल तक बिरिंचा को परलोकी ड्रैगन वजीर को खजाना सौंपना था। खबरों के हिसाब से तो वो 3 बार ये खजाना उस वजीर को दे चुका था। इस बार खजाना रखने की बारी बिरिंचा की थी, मगर अफसोस कि वो इसका लुत्फ उठाने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। ये सुनकर छोटू ने गौर से निंजा के हाथों में रखे टुकड़े को देखा और कुछ सोचकर सवाल किया, अच्छा निंजा, ये बता कि खजाने की ऐसी कितनी चाबियां मौजूद हैं? इस पर निंजा ने कुछ याद करते हुए छोटू को बताया, भैया जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो इस खजाने की 13 चाबियां हैं। तीनों सबसे ताकतवर वजीरों के पास 2-2 चाबियां हैं। बाकी बचे 5 वजीरों के पास 1-1 चाबी है। दरिंदा युद्ध मैदान में 2 और बहुत ताकतवर कबीले हैं जिनके पास बाकी बची 2 चाबियां रखी हैं। उनके सरदार दरिंदे वजीर जितने तो ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उन्हें कमजोर समझने की भी गलती नहीं की जा सकती। बस भैया, इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता है। निंजा की मजबूरी देखकर छोटू उस टुकड़े पर गौर करने लगा कि तभी उसे अपने अंदर से बुलवा की आवाज आई। उस खजाने में मामूली खजाने बहुत भारी तादाद में होंगे। ये फहरिस्त के सबसे खास खजानों से तो बहुत कमजोर होते हैं। एक तरह से वो मामूली खजाने तुम्हारी बिजली राजा की छड़ी जितने ही ताकतवर होंगे। लेकिन तुम्हें वहां जाना चाहिए। शुरुआती चीजों को अलग कर दें तो वहां का सबसे बड़ा खजाना खुद वो खजाने की जगह है। दरअसल जिस जगह पर दरिंदों का प्राचीन खजाना मौजूद है उसे कहते हैं करिश्माई प्राचीन दरबार, जो फहरिस्त में 10वां सबसे खास प्राचीन खजाना है। ये भी मेरे मालिक निशानी पूर्वज ने ही बनाया था। तुम्हें पता होगा कि अंधेरे के गाहुलामों से लड़ने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती थी। वो दरबार ऐसी जादुई जगह है जो इस तरह के अनमोल हथियार तैयार कर सकता है। किसी को ऐसा हथियार तैयार करने के लिए बस उस दरबार के अंदर थोड़ा सामान डालना पड़ता था और वो दरबार उस सामान को हथियार में बदलकर तैयार कर देता। इन हथियारों की शक्तियां फहरिस्त के खजानों जितनी तो नहीं होती, लेकिन मामूली हथियारों से तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके अलावा उस दरबार की एक और खासियत है, अगर उसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल की जाए तो कोई अंधेरे का राजा तक उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सुनते वक्त छोटू की आंखों में खुशी नजर आ रही थी और वो इस बात से काफी हैरान भी था। वो जगह अपने हथियार खुद बना सकती है और वो किसी अंधेरे के राजा को कैद भी कर सकती है। कमाल है। तभी हड्डा बद्दाकर छोटू ने निंजा से पूछा, निंजा, मुझे ये बता कि इस खजाने के खुलने में अभी कितना वक्त बाकी है? इस पर निंजा ने कुछ सोचते हुए कहा, भैया मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 महीनों में तो वो खुल जाना चाहिए। कम से कम मुझे पहले हासिल हुई जानकारी के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुझे भी इस जगह पर साल भर ही हुआ है, इसलिए मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता हूं। 1 मिनट, कहीं इस टुकड़े की वजह से ही तो जालम बिरिंचा की लाश नहीं चाहता था? आखिर वो इस टुकड़े को हासिल कर दरिंदों के खजाने में से 2 खजाने जो हासिल कर सकता था, दोनों में से एक खजाना उसे तीनों वजीरों में से एक को पकड़ाना होता और दूसरा वो अपने पास रख सकता था। अब जाकर छोटू को भी समझ आने लगा कि उस दिन जालम उस लाश के पीछे क्यों पड़ गया था। तभी छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, निंजा, अगर हम भी ऐसा एक खजाना हासिल करने में कामयाब हुए तो हमें भी बहुत फायदा होगा। लेकिन पहले तुझे अमानत में हासिल हुए मूल खून को इस्तेमाल करना होगा, वरना हम कभी इन खतरनाक दरिंदों का सामना नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर निंजा ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो भी जानता था कि खजाने पर बहुत लोगों की नजर थी। ऐसे में उसके और छोटू के लिए उसमें से कुछ हासिल करना आसान तो हरगिज नहीं होने वाला था। फिर एक झटके में वो दोनों ज्वाला कड्डाही से बाहर आ गए। इस दौरान निंजा चुपचाप जाकर मूल खून को सोखने में लग गया। वहीं उसे ऐसा करते देख छोटू ने धीमी आवाज में अपने हाथों में रखे गहरे हरे टुकड़े को देखकर कहा, दरिंदों का प्राचीन खजाना, मुझे तुझ में बद्धी दिलचस्पी है। जब निंजा मूल खून को सोखने लगा तो पूरे कबीले पर राज करने की जिम्मेदारी छोटू पर आ गई। इस बात से छोटू काफी परेशान हुआ।
आखिर उसे ऐसा कुछ करना जो नहीं आता था। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोई बड्ढी मुश्किल ने कबीले के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। फिर मौका देखकर छोटू अपनी ट्रेनिंग में लग गया। वो जानता था कि सिर्फ निंजा के ताकतवर होने भर से खजाना हासिल नहीं होने वाला था। इसलिए छोटू को मजबूर होकर अपना ध्यान अंदरूनी शक्तियों की तरफ देना पड़ा, क्योंकि उसकी शक्तियां बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी थीं। वैसे भी छोटू की अंदरूनी शक्तियां फिलहाल शुरुआती दैवीय तांत्रिक जितनी थीं। अगर वो एक कदम आगे बढ़ जाता तो वो महारथी दैवीय तांत्रिक बन जाता। तब तो उसकी अंदरूनी शक्तियां किसी ताकतवर महाप्राण जितनी हो जाती। उसके बाद अगर वो शक्तियों के साथ अंदरूनी शक्तियां भी इस्तेमाल करता तो उसका हमला वाकई बहुत खतरनाक बन जाता। लेकिन अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाना भी काफी मुश्किल था। बीच बीच में उस पर थोड़ा तरस खाकर बुलवा उसकी मदद कर देता था, जिससे छोटू की मुश्किल ट्रेनिंग थोड़ी आसान हो जाती थी। एक दिन छोटू अपनी ट्रेनिंग के लिए बैठा हुआ था, तभी सेनापति शेरा उसके पास आया और उसने झिझक के साथ कहा, ध्रुव भैया, ये रही एक करोड़ परम जीव गोलियां। अगर इतनी गोलियां काफी नहीं रहेंगी तो मुझे खजाने जाकर और गोलियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन छोटू ने उससे वो पोटली हासिल करते हुए उसके चेहरे के दर्द को देखा। जाहिर सी बात थी कि 1 करोड़ DH परम जीव गोलियां बहुत बड़ी कीमत जो होती थीं। भले ही वो कबीला काफी रईस था, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक साथ चुकाने पर तो किसी को भी दर्द हो जाता। तब छोटू ने वो पोटली अपने सामने रखते हुए कहा, शुक्रिया शेरा, लेकिन इसमें मेरा काम चल जाएगा। माफी चाहता हूं अगर मैंने तुम्हें खामखा परेशान किया दोस्त। उसकी बात पर शेरा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जिसके जाते ही छोटू ने बुलवा से कहा, बुलवा, तुम्हारे कहने पर ये गोलियां यहां आ गई हैं। अब बताओ क्या करना है। कैसे मदद कर पाएगा बुलवा छोटू को ताकतवर बनने में? और क्या होगा जब छोटू और निंजा पहुंचेंगे दरिंदों के प्राचीन खजाने में? दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1899, बिना दाढ़ के किसी को कुछ नहीं मिला। छोटू देखता रहा कि कैसे शेरा वहां से चला गया, जिसके बाद उसने मुस्कुराकर बुलवा से सवाल किया, बुलवा, तुमने जो परमजीव गोलियां मंगवाई थीं वो आ गई हैं। अब बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तभी छोटू के पास से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे एक धुंधले शरीर में बदल गई। बुलवा ने बाहर आकर वो पोटलियां देखीं, जिसके बाद उसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि बहुत वक्त पहले तुम प्राचीन पाषाण का इस्तेमाल करते थे अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए? ये सुनकर छोटू थोड़ा हैरान हुआ और वो अपना सिर हिलाते हुए हामी भरने लगा। उसे वो पल याद था जब वो गालवान साम्राज्य में था और प्राचीन पाषाण का इस्तेमाल कर अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने की ट्रेनिंग किया करता था। इतने में बुलवा ने उससे आगे कहा, प्राचीन पाषाण के पास जादुई ताकत है अंदरूनी शक्तियों को बेहतर करने की, लेकिन अभी तक तो तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। और तो और तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां भी उस वक्त काफी कमजोर थीं, इसलिए तुम इसकी असली शक्ति को संभाल ही नहीं पाते। आज तक मैंने इस बारे में तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अब तुम इस तरीके को थोड़ा तो संभाल सकते हो। मेरे मालिक निशानी पूर्वज भी शक्तियों और अंदरूनी शक्तियों के महारथी थे, बल्कि वो तो इन दोनों ही तरह की शक्तियों के चरम तक पहुंच गए थे। ये सुनकर छोटू थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि निशानी पूर्वज दोनों तरह की शक्तियों में महारथी थे। इतने में बुलवा ने छोटू से आगे कहा, ये दोनों ही तरह की शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन लाजिमी है कि इसमें से एक शक्ति दूसरी शक्ति से ज्यादा ताकतवर होगी, अगर ये दोनों शक्तियां एक ही शरीर में मौजूद हैं। मैं जब मालिक के पास था तब मेरा काम इन दोनों तरह की शक्तियों के बीच तालमेल बैठाने का ही था। भले ही मेरे मालिक खुद भी ये काम करने में कामयाब हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके इतना काबिल बनने से पहले तो मेरा ऐसा करना बहुत जरूरी होता था। अब जो कि एक बार फिर अंधेरे के गुलामों का खतरा इस दुनिया पर छा गया है, इसलिए कोई नहीं जानता कि अगली सबसे बड़ी जंग किस वक्त शुरू होगी। मेरा मानना है कि तुम्हें खुद को बहुत ताकतवर बना लेना चाहिए, ताकि तुम अंधेरे के गुलामों का सामना कर सको। आखिर ब्रह्मांड में प्रलय रोकने के लिए इस दुनिया को दूसरे सुपर योद्धा की जरूरत जो है। ये पहली बार था जब छोटू बुलवा की आंखों में ऐसी घबराहट देख रहा था। तभी उसने हल्की मजबूरी के साथ कहा, बुलवा, शायद तुम मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रहे हो सकता है कि अगली सुपर योद्धा बर्फ की मल्लिका बन जाए। आखिर वो मुझसे ज्यादा काबिल और ताकतवर जो है, और निशानी पूर्वज की सबसे अच्छी शिष्या भी। ब्रह्मांड पर छाए प्रलय को वो मुझसे बेहतर रोक सकती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? इस पर बुलवा ने छोटू की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वो दोस्त
बर्फ की मल्लिका का पुनर्जन्म है। लेकिन मैं एक बात और भी जानता हूं। चाहे मेरे मालिक ने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा था कि उनकी उत्तराधिकारी और अगली सुपर योद्धा बनने के काबिल बर्फ की मल्लिका ही थी, लेकिन समय का पहिया घूमने पर तुम इस दुनिया में आए ध्रुव, और मेरे मालिक ने तुम्हें चुना। इस दौरान छोटू के चेहरे पर हैरानी थी और उसने इसी हैरानी में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बुलवा? वहीं छोटू को हैरान परेशान होते देख बुलवा ने उसे बताया, नियति से बढ़कर कुछ नहीं होता ध्रुव। ये प्राचीन पाषाण क्रोधों मील की दूरी तय कर मार्कस कैसे पहुंचा? क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? हमारी समझ से बहुत ऊपर एक ताकत है ध्रुव, जो इस दुनिया को चलाती और खत्म करती है। इस नियति ने ही हमारी दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति प्राचीन निशानों को बनाया, जिनके पास अपनी समझ भी होती है। एक तरह से देखा जाए तो इनकी समझ को इनकी आत्मा कहना गलत नहीं होगा। भले ही विनाशक प्राचीन निशान एक और प्राचीन निशान को अपने साथ रखने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जरा मुझे बताओ कि अगर ऐसी बात थी तो विनाश के बादशाह के पास सिर्फ एक ही प्राचीन निशान क्यों था? आखिर उसकी तो इस प्राचीन निशान पर महारत थी। विनाश के बादशाह से पहले भी इस प्राचीन निशान के बहुत से मालिक हुए हैं ध्रुव, लेकिन किसी के पास तुम्हारे जैसे दूसरा प्राचीन निशान नहीं था। और तो और उनकी काबिलियत तुमसे बहुत ज्यादा थी, पर एक चीज उनके पास नहीं थी और वो थी नियति का साथ। हाँ ध्रुव, तुम सिर्फ इसलिए बिजलीधार प्राचीन निशान को काबू करने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि तुम्हारे पास विनाशक प्राचीन निशान था। इससे भी जरूरी बात थी प्राचीन निशानों का तुम्हारे शरीर में एक साथ रहने के लिए राजी होना। ऐसा तुमसे पहले सिर्फ मेरे मालिक निशानी पूर्वज कर पाए थे। नियति ने तुम्हें चुना है ध्रुव रायजादा। ये सुनते हुए छोटू के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। भले ही थोड़े वक्त पहले तक वो सोचता आ रहा था कि उसे ही प्लूटोनिया का अगला सुपर योद्धा बनना था, लेकिन जब से उसे बर्फ की मल्लिका का पता चला तब से उसकी समझ बदल गई थी। उसकी नजर में बर्फ की मल्लिका ज्यादा काबिल थी और शायद वही अगली सुपर योद्धा बनती। तभी अचानक छोटू को कुछ महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड्डे हो गए। ऐसा एक एहसास की वजह से हुआ था जिसके चलते छोटू ने कहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं निशानी पूर्वज का पुनर्जन्म हूं? छोटू ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो शुरू से ही ध्रुव रायजादा था और उसकी समझ सिर्फ उसकी ही थी। ऐसे में वो अगर किसी और में बदल जाता तो छोटू के साथ बहुत गलत हो जाता। लेकिन उसके चेहरे की परेशानी देखकर बुलवा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ध्रुव, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मालिक ने खुद को जलाकर ही दोनों दुनिया की दरार को भरा था। वो इस दुनिया से पूरी तरह जा चुके हैं, इसलिए कभी दोबारा जन्म नहीं ले सकते। बुलवा की इस बात को सुनकर छोटू चैन की सांस लेने लगा। उसे अपनी पीठ पसीने से तरबतर होती हुई महसूस हुई, लेकिन अब वो खुद को शांत करने लगा। पर उसे राहत भरी सांस लेते देख बुलवा ने उससे कहा, मगर नियति ने तुम्हें ही दूसरा सुपर योद्धा बनने के लिए चुना है ध्रुव। नियति यूं ही कुछ नहीं करती। उसकी बातों के बाद छोटू ने आह भरते हुए उससे कहा, बुलवा, ये बातें थोड़ी ज्यादा दूर की नहीं हो गईं? अभी तो मुझे बहुत ताकतवर बनना है। पूर्वी हिस्से जाकर भाइयों के साथ मीरांश दल से बदला लेना है। उसके बाद ही मैं सुपर योद्धा बनने के काबिल बनूंगा। यह सुनते ही बुलवा ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा कहना भी सही है। तुम्हारे लिए यह सब जानना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें तुम्हारी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर बुलवा ने अपना हाथ लहराया, जिसके तुरंत बाद सामने रखी पोटली में से परमजीव गोलियां बाहर आने लगीं। वो गोलियां छोटू के आसपास तैरने लगीं, जिनकी मिलीजुली शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। तब बुलवा ने अपने हाथों की सील बदली, जिसके बाद जोरदार दहा-दहा सुनाई पड़ी। एक के बाद एक गोलियां आपस में टकराते हुए शक्तियां बाहर निकालने लगीं, जिनके इकट्ठा होने से 1000 फुट बद्धी एक चीज तैयार हो गई। वो चीज बहुत ही बद्धी और रहस्यमयी लग रही थी, जिसकी चमक से आसपास का इलाका जगमगाने लगा था। इस दौरान बुलवा मुस्कुराते हुए उस चीज को देखने लगा, जिसके बाद उसने हल्की नटखट नजरों से छोटू की तरफ देखा। फिर उसने छोटू को उस चीज के अंदर जाने का इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, ये वो चीज है जो मेरे मालिक ने तैयार की थी अपने शिष्यों की अंदरूनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। तुम इसके अंदर जा सकते हो। आज तक इसके अंदर जाने वालों में तुम 9वें योद्धा होगे ध्रुव। हे, इसे कहते हैं अंदरूनी कैद खाना। बुलवा की वो बात सुनते ही छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो हिम्मत जुटाकर उसके अंदर चला गया। उसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता गया और छोटू को अंदरूनी कैद खाने के बारे में पता चलता गया। थोड़े वक्त बाद उस अंदरूनी कैद खाने के अंदर दो परछाइयां एक दूसरे से भिद्दती नजर आ रही थीं। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात करनी शुरू कर दी। अगर कोई उन्हें गौर से देखता तो उसे समझ आता
कि वो दोनों ही छोटू थे। इसका मतलब न सिर्फ वो दिखते एक जैसे थे, बल्कि उनकी ताकत भी एक जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक जिंदा था और दूसरा सिर्फ एक परछाई। उस परछाई छोटू का मुक्का तेजी से आकर सीधे असली छोटू के सीने से टकरा गया, जो उड़ाकर पीछे चला गया। छोटू को बेइंतहा दर्द महसूस होने लगा, लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि वो तो फिर से खड़े दीदा हो गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। वहीं उसके हमले से परछाई छोटू तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। इतने में हवा में बुलवा नजर आने लगा, जिसने छोटू की तरफ देखकर कहा, किसी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है ध्रुव। इस अंदरूनी कैद खाने में तुम्हारे दुश्मन तुम खुद होगे। यहाँ के बहरूपिये 3 तरह के होंगे, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तुम इस वक्त जिससे लड़ेच रहे हो वो क्लास 1 का है, यानी तीनों में सबसे कमजोर। लेकिन तुम इसे भी नहीं हरा पा रहे हो। लगता है कि तुमने बहुत वक्त से अपनी अंदरूनी शक्तियों को ताकतवर नहीं बनाया है। ये सुनकर छोटू ने मजबूरी भरी हंसी के साथ कहा, बुलवा, मैं इसे हराऊं भी तो कैसे? इसे मेरे सारे हमलों के बारे में पता है और मेरे हमला करने से पहले ही ये पहचान जाता है कि मेरा हमला क्या होगा। इसके अलावा इसकी ताकत मुझसे भी ज्यादा है। इसे हराना आसान नहीं है। एक तो ये कमबख्त मुझसे भी ज्यादा बेरहम हमले कर रहा है। अरे कोई खुद पर ऐसा हमला कैसे कर सकता है? इस पर बुलवा ने मुस्कुराते हुए छोटू से कहा, ये अंदरूनी कैदखाना कोई मामूली जगह नहीं है ध्रुव। इस जगह पर मेरे मालिक ने अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाया था। तुम इस जगह पर मुकाबले लड़ते हुए मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा दर्द महसूस होगा कि तुम्हारे लिए मरना भी बेहतर होगा। अगर तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां इन हमलों को झेलने में कामयाब हो गईं, तो तुम इस जगह पर टिके रहोगे। अगर तुम इतना भी दर्द नहीं सहन कर सकते हो, तो यहां रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले ध्रुव रायजादा तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाएंगे। और शायद तुम ये भी जानते हो कि इस दुनिया में बिना दर्द के कोई ताकत नहीं मिलती। तब छोटू ने गहरी सांस ली और आह भरते हुए कहा, बुलवा, मुकाबला जारी रखते हैं। मैं तो यहां से कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर छोटू ने अपना ध्यान सामने की तरफ किया और वो एक बार फिर अंदरूनी शक्तियों को अपने आसपास इकट्ठा करने लगा। फिर उसने एक झटके में अपनी मुट्ठियां कसते हुए परछाई छोटू की तरफ देखा। उसे देखकर परछाई छोटू तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और हमला करने लगा। एक बार फिर वो दोनों टकरा गए और कुछ हमलों के बाद परछाई छोटू ने असली छोटू को एक जोरदार मुक्के के साथ गायब कर दिया। तभी छोटू दोबारा वहां दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। फिर उसने इसी दर्द के साथ कहा, आजा, एक और बार हमला कर। छोटू अपने दांत पीसते हुए एक बार फिर परछाई छोटू के हमले के लिए खुद को तैयार करने लगा। उस कैदखाने में हमलों की आवाजें गूंजती रहीं और वो दोनों बिना रुके लड़ते रहे। छोटू की अंदरूनी शक्तियां परछाई छोटू के हमलों से तबाह होती गईं, लेकिन फिर भी छोटू ने हार नहीं मानी। बुलवा ये सभी हमले देखता गया और कुछ देर बाद उसने छोटू को एक और हमले में गायब होते देख कहा, सारोन 35। उसकी ये जिद देखकर बुलवा भी मुस्कुराने लगा था। अगर किसी इंसान का शरीर कमजोर होता तो उसे ताकतवर बनाया जा सकता था, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से ही कमजोर होता और बहाने बनाता जाता तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। मजबूती पहले दिमाग से शुरू होती है, फिर शरीर पर आती है। एक और जोरदार झटका छोटू से आकर टकराया, लेकिन इस बार सिर्फ छोटू ही नहीं, बल्कि उसके हमले से परछाई छोटू भी गायब हो गए। अगली बार छोटू ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो वो उस कैद खाने में नहीं बल्कि असली दुनिया में था और पसीने से तरबतर हो रखा था। उसे बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था और वो हांफते हुए आधे घंटे तक तो खुद को शांत करता रहा। तब बुलवा ने भी उसके बगल में आकर उसे बताया, 8 महंतों को भी इस जगह पर इसी तरह खुद का सामना करना पद्दा था ध्रुव। इस पर छोटू ने अपने माथे से पसीना पोंछकर बुलवा से सवाल किया, और अगर मेरे सामने सभी के नतीजों को देखा जाए तो मेरा रैंक कितना आगे होगा बुलवा? छोटू के सवाल पर बुलवा ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, तुम्हारा नतीजा 9वां। यह सुनकर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब सबसे बुरा। हद होती है। लेकिन उसकी बात पर बुलवा ने उसे बताया, हाँ ध्रुव, बुरा तो है ये नतीजा। बहुत पहले जब विनाश का बादशाह अंदर गया था तो वो क्लास 1 की परछाई से जीतने के पहले सैकड़ों बार हारा था और उसका नतीजा दूसरा सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा नतीजा था बर्फ की मल्लिका का, जो 11 बार नाकाम हुई थी। ये सुनते ही छोटू का शरीर एक पल के लिए जम सा गया और उसने आह भरते हुए कहा, और मैं 800 बार में कामयाब हुआ। फिर भी तुम कहते हो कि नियति ने सुपर योद्धा बनने के लिए मुझे चुना है। हाँ, या तो नियति को अच्छा मजाक करना आता है या तो तुम्हें। अब जो कि छोटू खुद अपनी परछाई से लड़ेच रहा था, इसीलिए उसे समझ आ गया था कि ऐसा करना कितना मुश्किल था। इसके बावजूद बर्फ की मल्लिका
महज 11 बार में ही क्लास 1 की परीक्षाएं को हराकर आगे पहुंच गई थीं। ये वाकई छोटू की सोच से भी परे था। दोनों के बीच का फासला सोचकर छोटू को शर्म महसूस होने लगी। तभी बुलवा ने जवाब में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ध्रुव, तुम उन लोगों से कितने कमजोर भी तो हो, और उन्हें खुद मेरे मालिक ने सिखाया था, जबकि तुमने अपने आप ही सब सीखा है। अगर तुम्हें भी मेरे मालिक सिखाते तो शायद तुम्हारा नतीजा बर्फ की मल्लिका से भी बेहतर होता। ये सुनकर छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के साथ ही उसने कहा, नतीजा कुछ भी हो, मैं इतना तो जानता हूं कि मुझसे ज्यादा जिद्दी तो सभी महंतों में कोई नहीं होगा, इसीलिए मैं हार तो हरगिज नहीं मानने वाला। इस ट्रेनिंग को कल जारी रखेंगे बुलवा। उसके इतना कहते ही बुलवा के चेहरे पर थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी दिखी। वो भी जानता था कि इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी और इससे उभरने के लिए कुछ दिनों का वक्त चाहिए था। लेकिन छोटू तो अगले ही दिन ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो गया था, वो भी खुशी खुशी। इतने में बुलवा ने मन ही मन कहा, सही कहा तुमने, तुमसे ज्यादा जिद्दी तो कोई नहीं था। अगले महीने भर तक तो छोटू उस जगह से हिला भी नहीं और अंदरूनी कैदखाने में ट्रेनिंग करता रहा। हर दिन वो मौत से भी ज्यादा दर्द झेलकर बाहर आता, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग नहीं रोकता। उसे पता था कि अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने में हुई लापरवाही का अंजाम तो उसे भुगतना ही था। पर ऐसी दर्दनाक ट्रेनिंग के बीच उसे महसूस हो रहा था कि उसकी अंदरूनी शक्तियां काफी तेजी से बरस रही थीं। वो कुछ ही पलों में महारथी दैवीय तांत्रिक बनने ही वाला था। इस एक महीने में निंजा भी अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा। और तो और छोटू के पास भी वक्त नहीं था बिजलीदीप कबीले के मसले सुलझाने का। किस्मत से शेरा और मिहिका, जो निंजा की इजाजत के बावजूद वहां से नहीं गई थी, सारी चीजों का अच्छी तरह ध्यान रख रहे थे, इसलिए कोई बड़ी मुश्किल उस कबीले के सामने नहीं आई। उन दोनों ने भी इस दौरान छोटू को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि छोटू काफी जरूरी ट्रेनिंग में लगा था। जब महीना भर गुजर गया तो शेरा महसूस करने लगा कि छोटू के आसपास बेहद खतरनाक अंदरूनी शक्तियां फैल चुकी थीं। लेकिन एक दिन बिजलीदीप पहाड़ी के पास हवाएं चल रही थीं, तभी दो परछाइयां वहां दिखाई देने लगीं। वो दोनों हरे रंग के कपड़े पहने थे, जिस पर लाल रंग का ड्रैगन बना हुआ था। इतना ही नहीं, उनके पास से बहुत शक्तियां भी महसूस की जा सकती थीं। वहां पहुंचकर दोनों गरजती हुई आवाज में चिल्लाए, बिजलीदीप कबीले के सरदार, ये जानकर भी कि हम लोग रक्ताब ड्रैगन कबीले से आए हैं, तुम खुद हमारे सामने नहीं आए हमारा स्वागत करने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की? कैसे रोक पाएंगे रक्ताब ड्रैगन कबीले के योद्धाओं को बिजलीदीप कबीले के योद्धा? और क्या होगा जब आमने सामने आएंगे छोटू और परलोकी ड्रैगन वजीर? दोस्तों, ये एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1899, तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? आसमान में खड्डे दो लोगों ने चिल्लाते हुए बिजलीदीप पहाड़ी पर बने आलीशान महल की तरफ देखना जारी रखा। उनकी आवाज पूरे इलाके में गरजती हुई सुनाई पड़ रही थी, जिस वजह से बहुत से लोग ऊपर आते दिखने लगे। उनकी नजरें दोनों योद्धाओं की तरफ थीं। तभी एक आदमी ने चेहरे पर हल्की नाराजगी के साथ उनसे कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर हरे कपड़े पहने दोनों में से एक ने जवाब दिया, देखो, सिर्फ बिजलीदीप कबीले का सरदार बदला है। इस इलाके में बाकी सब वैसे का वैसा ही है। अब ये मत कहना कि तुम हमें भी भूल गए हो, जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं। ये कहते हुए दोनों की आंखों में बेरहमी और गुरूर झलक रहे थे, जिससे आसपास के इलाके का तापमान काफी गिर गया। उनके आने से बिजलीदीप पहाड़ी पर हलचल मच गई, जिस वजह से कुछ परछाइयां उस महल से बाहर आ गईं। इन लोगों में शेरा भी था, जिसने ऊपर आकर दोनों हरे कपड़ों वालों की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, रक्ताब ड्रैगन कबीले के दोनों महान योद्धा यहां आए हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें आपके आने की खबर ही नहीं थी, वरना हम आपका स्वागत करने जरूर आते। उसे देखकर हरे रंग के कप डिडिढ़ों वाले योद्धाओं ने हंसते हुए कहा, क्या बात है शेरा, अच्छी बात है कि बिजलीदीप कबीले के बदलाव के बीच तुम तो यहीं बने हुए हो। ऐसा लगता है कि सरदार के इस बदलाव में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ था। यह सुनकर शेरा के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसने सामने वालों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो दोनों कोई मामूली योद्धा नहीं थे। इसलिए शेरा मजबूरी में जवाब देने लगा, वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जरूरत पड़ी डीएच गई जो आप लोगों को यहां आना पड़ डीएच गया? देखिए, फिलहाल हमारे सरदार ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाएंगे। आप हमें ही बता दीजिए आपको किस चीज की जरूरत है। पर शेरा की बात पर दोनों हरे कपड़ों वाले योद्धाओं के चेहरों पर हल्की नाराजगी दिखी और उन्होंने चिल्लाकर कहा, ट्रेनिंग कर रहा है, बाहर बुलाओ उसे।
हम दोनों यहाँ हमारे लीडर का संदेशा लेकर आए हैं जो हमें तुम्हारे सरदार को देना है। मैंने सुना है कि बिजली दीप कबीले का नया सरदार बिरिंचा का सेनापति ज्वाला जनाब है। क्या मैंने ठीक सुना है? इस दौरान शेरा के पीछे मिहिका भी खड़ी थी और जब दोनों ने रक्ताब ड्रैगन कबीले के लीडर का जिक्र सुना तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। जाहिर सी बात थी कि वो भी उस आदमी से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो लीडर दरिंदा युद्ध मैदान पर सैकड़ों सालों से राज करता आ रहा था, इसलिए वो काफी मशहूर था। तभी शेरा और मिहिका चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसके बाद उनकी नजर महल के उस हिस्से की तरफ गई जहां बेहद खतरनाक अंदरूनी शक्तियां महसूस की जा सकती थीं। इसके अलावा जब उन्होंने वहां से थोड़ी दूरी पर बनी जगह पर देखा तो वहां शक्तियों की हलचल से उन्हें समझ आ गया कि छोटू और निंजा जल्द बाहर आने वाले नहीं थे। इस एहसास के चलते शेरा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, देखिए, ये वक्त हमारे सरदार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो फिलहाल तो अपनी ट्रेनिंग छोड़ देकर यहाँ नहीं आ सकते हैं। जो भी संदेशा है आप मुझे दे दीजिए, मैं उनके जागते ही उन्हें इस बारे में बता दूंगा। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसे सामने खद्दे दोनों योद्धाओं के शरीर से एक बेहद खतरनाक शक्ति बाहर आती हुई दिखाई दी। तभी दोनों योद्धाओं में से एक ने आवाज में बेरहमी के साथ कहा, तुम्हारा ये नया सरदार तो बहुत ही बदतमीज और लापरवाह लगता है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे रक्ताब ड्रैगन कबीले को इंतजार करने को कह रहा है। हा 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 हा, ऐसा कुछ कहने की हिम्मत तो बिरिंचा की भी नहीं थी। ठीक है, अब जो कि तुम लोग उसे यहां नहीं बुला रहे हो, इसलिए हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। इतना कहते ही उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई जिसमें शैतानी अंदाज था। एक झटके में वो दोनों आगे बढ़ने लगे और उनके शरीर से भारी तादाद में शक्तियां निकलने लगीं। ऐसा करते हुए वो सीधे बिजली दीप कबीले की गहराई में बने महल की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही जगह थी जहां निंजा ट्रेनिंग में लगा हुआ था। वहीं जब शेरा ने उन दोनों को इस तरह आगे बढ़ते देखा तो उसने तुरंत आगे आते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। रुक जाइए, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, बात को समझिए। लेकिन जैसे ही वो आगे आया तो दोनों हरे कपड़ों वाले योद्धाओं की गुरूर भरी हंसी सुनाई पड़ी और दोनों ने अपनी शक्तियां मिलाकर शेरा और उसके साथियों को पीछे धकेल दिया। उस हमले से शक्तियों का खतरनाक झटका निकला। शेरा और उसके साथी लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने लगे। जाहिर सी बात थी कि वो दोनों हरे कपड़ों वाले योद्धा दरिंदा युद्ध मैदान के काफी जाने माने योद्धा थे। दोनों ही योद्धा चरम के महाप्राण थे, इसलिए दोनों से निपटना तो खुद बिरिंचा के बस में भी नहीं था। यही वजह थी कि शेरा और उसके साथियों के लिए भी उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। तेज रफ्तार में दोनों हरे कपड़ों वाले योद्धा आगे बढ़ते हुए कुछ ही पलों में बिजली दीप कबीले की गहराई में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनकी नजरें अचानक उस जगह पर गईं जहां से ढेर सारी अंदरूनी शक्तियां निकलती दिख रही थीं। उस जगह को देखकर दोनों के चेहरों पर हल्की हैरानी नजर आने लगी, लेकिन फिर उन्होंने चिल्लाते हुए उस जगह की तरफ देखकर कहा, हमारे ड्रैगन लीडर संदेशा देना चाहते हैं तुम्हें। तुम अब तक बाहर क्यों नहीं आए हो ये संदेशा हासिल करने? बिजली दीप कबीले के नए सरदार इस हिमाकत का अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। मगर उनकी बात के बावजूद उस जगह से कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर दोनों हरे कपड़ों वाले योद्धाओं की आंखों में नाराजगी नजर आने लगी। दोनों ने आगे कुछ नहीं कहा और ढेर सारी शक्तियां अपने हाथों में भरते हुए उस जगह की तरफ जोरदार हमला कर दिया। दोनों की शक्तियों के हिसाब से उनके लिए पूरी पहाड़ी तबाह करना भी मुश्किल नहीं था, इसलिए दरबार का वो हिस्सा तो सही सलामत बच ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उनकी शक्तियां दरबार के उस हिस्से के पास पहुंची तो बेहद खतरनाक अंदरूनी शक्तियों का झटका वहां से बाहर निकला और उनके उस हमले से टकरा गया। बंग! इस टक्कर की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी और पूरे दरबार में दरारें पद्धति नजर आने लगीं। वो पहाड़ कांपने लगा था जैसे वहां भूकंप आ गया हो। वहीं अपना हमला इस तरह नाकाम होते देख दोनों हरे कपड़ों वालों की आंखों में हैरानी नजर आने लगी। तभी उन्होंने चिल्लाकर कहा, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, तभी तो तुम बिरिंचा से सरदार की कुर्सी छीनने में कामयाब हो पाए। लेकिन हम भी देखते हैं कि आज तुम कैसे हम दोनों के सामने नहीं आते हो। इतना कहकर दोनों ने एक बार फिर अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। उनका वो हमला पिछले हमले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पर जब वो अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगे तब अचानक आसमान में काले बादल छा गए और उनके अंदर से खतरनाक बिजलियों के झटके निकलते दिखाई दिए। इन बिजलियों की गर्जना सुनकर दोनों योद्धाओं ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये तो बिजली परीक्षा है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसा लगता है कि इस सरदार की अंदरूनी शक्तियां महारथी दैवीय तांत्रिक जितनी होने वाली हैं। ये नया सरदार तो वाकई बहुत ताकतवर है।
ये कहते वक्त दोनों के चेहरों पर हल्की परेशानी नजर आने लगी थी। दरअसल तिलिस्मी जानवरों के शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे, लेकिन कुछ कबीलों को छोड़कर उनके पास अंदरूनी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की काबिलियत नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने जब इस कदर अंदरूनी शक्तियों को देखा तो वो काफी हैरान हो गए। इस वक्त शेरा और बाकी लोग भी हड्डी हबधाते हुए उस जगह पर आ गए। उन्होंने भी आसमान में होती हलचल को देखा और वो काफी हैरान दिखने लगे। उन्हें छोटू की शक्तियों का अंदाजा था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उसकी अंदरूनी शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर थीं। इस दौरान आसमान में खतरनाक बिजलियां मंडराती रहीं और अगले ही पल एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। इस धमाके के साथ एक बहुत बड़ी बिजली आसमान से नीचे आने लगी और एक झटके में दरबार के उस हिस्से से टकरा गई। लेकिन दरबार के उस हिस्से को तबाह करने के बाद भी वो आगे बढ़ती रही और वहां मौजूद एक परछाई की तरफ जाती गई। उस परछाई से बिजली का झटका टकराने वाला था, लेकिन परछाई ने तो अपने हाथों को अलग करते हुए उस झटके को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। ये देखकर सभी की आंखों की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई कि किस तरह उस बेहद खतरनाक और ताकतवर बिजली के झटके को भी उस परछाई ने नाकाम कर दिया था। इस दौरान रक्ताब ड्रैगन कबीले के दोनों योद्धाओं की आंखों में भी खलबली मच गई। दूसरी तरफ दरबार के उस हिस्से से बाहर आई परछाई ने सभी को नजरअंदाज कर अपनी नजरें आसमान की तरफ कीं। उसकी आंखों में बिजलियां तैरती हुई नजर आ रही थीं। उसने गरजते बादलों को देखकर धीमी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, अब चले जाओ। उसके इतना कहते ही अचानक से आसमान में गरजते बादल थम गए और सभी की हैरत भरी निगाहों के सामने गायब होने लगे। ये देखकर शेरा और बाकी लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। वो भी अच्छी तरह जानते थे कि एक बिजली परीक्षा कितनी ज्यादा खतरनाक होती थी और कुछ तांत्रिकों के लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकती थी। लेकिन छोटू ने तो इतनी आसानी से बादलों को गायब कर दिया था। यही वजह थी कि बादलों के गायब होने के बाद आसमान में एक अजीब सी खामोशी बरकरार रही। इतने में छोटू ने मुस्कुराते हुए हरे कपड़ों वाले योद्धाओं की तरफ देखा और उनसे कहा, अच्छा, तो आप लोग रक्ताब ड्रैगन कबीले से आए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके हमारे बिजलीदीप कबीले आने के पीछे क्या वजह है? इस पर दोनों ने छोटू की तरफ देखकर कहा, क्या तुम ही हो बिजलीदीप कबीले के नए सरदार? उनके सवाल पर छोटू के चेहरे की मुस्कुराहट एक हंसी में बदल गई, जिसके साथ उसने कहा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस कबीले का नया सरदार तो मेरा भाई है, लेकिन वो फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा है। आप ऐसा कीजिए, मुझे बता दीजिए क्या वजह है आपके यहां आने की। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनकी आंखों में पहले जैसा गुरूर नहीं दिख रहा था। जाहिर सी बात थी कि जिस तरह छोटू ने बिजली परीक्षा को गायब किया था, उससे वो दोनों भी थोड़ा घबरा गए थे। इसलिए अब वो पहले जैसा गुरूर नहीं दिखा पाए और उन्होंने कहा, हमारे लीडर को पता है कि बिजलीदीप कबीले में क्या हुआ है, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। पर उन्होंने हमसे तुम लोगों तक संदेशा पहुंचाने को कहा है। क्या तुम लोग पहले की तरह अभी भी हमारे रक्ताब ड्रैगन कबीले को अपना सरदार मानते हो? इस पर छोटू ने एक पल सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, बिजलीदीप कबीले का सिर्फ सरदार बदला है। यहाँ की बाकी सभी चीजें वैसी की वैसी ही हैं, इसलिए फिक्र मत कीजिए, हम अभी भी आपको सरदार मानते हैं। जाहिर सी बात थी कि छोटू खामखा किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। जब तक रक्ताब ड्रैगन कबीला उनके मामले में टांग नहीं अड्डाता, तब तक छोटू को उन्हें सरदार मानने में कोई तकलीफ नहीं थी। आखिर सरदार सिर्फ एक लफ्ज ही तो था। दोनों योद्धाओं ने जब छोटू का जवाब सुना तो वो अपना सिर हिलाने लगे। उसके बाद उन्होंने छोटू से कहा, अगर ऐसी बात है तो इस साल का लगान हमें थमा दो। लगान पहले जितना ही होगा, यानी 3 करोड़ 10 परमजीव गोलियां। और हाँ, दरिंदों का प्राचीन खजाना कुछ ही वक्त में खुलने वाला है। और नियमों के हिसाब से, क्योंकि इस कबीले में नया सरदार आया है, इसीलिए अगले 9 सालों तक तुम्हें वहां से हासिल होने वाले खजाने हमारे रक्ताब ड्रैगन कबीले को पकड़धाने होंगे। अपनी बात खत्म करते करते उन दोनों के चेहरों का रंग बदलने लगा, क्योंकि उन्हें छोटू की मुस्कुराहट गायब होते हुए नजर आने लगी। वहीं उनकी बात पर छोटू ने दोनों योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, अगर बात आपके रक्ताब ड्रैगन कबीले को सरदार मानने की है तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई परमजीव गोलियां नहीं बची हैं। और जितना हमें पता है, बिरिंचा पिछले 9 सालों से आप लोगों को खजाना देता आ रहा था, इसलिए इस बार हासिल होने वाले खाजानों पर बिजलीदीप कबीले का ही हक होगा, ना कि किसी और कबीले का। इस दौरान शेरा और बाकी लोग छोटू को देखते गए कि कितनी आसानी से उसने इतने ताकतवर कबीले को इनकार कर दिया था। छोटू के जवाब से दोनों योद्धाओं के चेहरों पर हल्की नाराजगी दिखी और उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, ऐसी बेबाकी, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इन बातों का अंजाम
तुम्हारे कबीले के लिए कितना बुरा हो सकता है। इतने में रक्ताब ड्रैगन कबीले के दूसरे योद्धा ने कहा, यह सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुमने बिरिंचा को हरा दिया है, इसलिए तुम दरिंदा युद्ध मैदान में मनमर्जी कर सकते हो। यह सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने दोनों की तरफ देखकर बद्दे ही शांत अंदाज में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लेने वाला हूं। अगर आप लोगों को कुछ करना ही है तो जाइए और मेरा जवाब अपने परलोकी ड्रैगन वजीर को बता दीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है उन्हें इस इलाके का सरदार मानने में, पर बाकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं हैं और मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। भले ही छोटू को किसी को सरदार मानने में कोई तकलीफ नहीं थी, आखिर परलोकी ड्रैगन वजीर उस इलाके में सैकड़ों सालों से जो रहता आ रहा था, लेकिन छोटू किसी को भी बिजलीदीप कबीले को दबाकर उसका फायदा उठाने नहीं देना चाहता था। और तो और यहां बात बेहद खास खजानों की हो रही थी जिसे वो खुद हासिल करना चाहता था। ऐसे में वो इतनी आसानी से वो खजाना किसी और को कैसे पकड़ देता। तभी उसकी बात से नाराज होकर दोनों योद्धाओं ने उससे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे इस तरह बात करोगे। तुम जानते नहीं हो कि हमारे रक्ताब ड्रैगन कबीले को नाराज करने का अंजाम कितना दर्दनाक होता है। इतना कहकर वो शेरा और बाकियों की तरफ देखने लगे, लेकिन शेरा और बाकी सभी छोटू और निंजा के रिश्ते को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए वो जानते थे कि निंजा कभी छोटू के लिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जाता। इसके अलावा शेरा और बाकी सभी लोग रक्ताब ड्रैगन कबीले के सामने भले ही इज्जत से पेश आते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इन लोगों से काफी चिढ़ते थे। यही वजह थी कि आज छोटू के लिए गए फैसले में भी वो उसके साथ थे। जब दोनों योद्धाओं ने देखा कि कोई भी छोटू से कुछ नहीं कह रहा था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बहुत कम वक्त में तुमने बिजलीदीप कबीले में अपना काफी नाम छोड़ीच दिया है। कोई बात नहीं, अब जो कि हम दोनों यहां आ ही गए हैं, इसलिए हम खाली हाथ तो हरगिज नहीं लौटने वाले, क्योंकि इस कबीले का नया सरदार ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ रक्ताब ड्रैगन कबीले चलना होगा। जब तुम्हारा सरदार वहां आकर हमारे लीडर से मिलेगा तब तुम वापस लौट सकते हो। अपनी बात कहकर दोनों ने बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से निकालनी शुरू की और वो खूंखार इरादे के साथ छोटू की तरफ देखने लगे। तभी उन्हें देखकर शेरा ने चिल्लाकर कहा, ये बिजलीदीप कबीला है, यहां आकर आप लोग इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिससे ढेर सारे योद्धा आगे आकर उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन दोनों ने तो सभी को नजरअंदाज कर छोटू की तरफ देखना जारी रखा। एक झटके में वो दोनों काले रंग की रोशनी में बदलकर बिजली की रफ्तार में छोटू के पास जाने लगे। उनके हाथों में इकट्ठा शक्तियां दो बड्ढे कांटों में बदल गई थीं, जिसके साथ वो छोटू पर हमला करने वाले थे। तभी छोटू ने अपना हाथ लहराकर शेरा और बाकियों को कुछ भी करने से रोका। उसके बाद वो दोनों योद्धाओं को अपनी तरफ बढ़ाते देखता गया। पलक झपकते ही दोनों योद्धा उसके पास आ गए और दोनों ने एक साथ छोटू पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वो कांटे छोटू के गले से टकराने वाले थे, उससे एक पल पहले ही वो अचानक रुक गए। सभी ने देखा कि 4 हरे रंग की उंगलियां दोनों कांटों को जकड़ा चुकी थीं, जिस वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। तब छोटू ने रक्ताब ड्रैगन कबीले के दोनों योद्धाओं की तरफ देखकर अजीब सी हंसी के साथ कहा, इतनी देर से मैं इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुम लोगों को इज्जत पचती नहीं, इसलिए अब मैं तुम जैसे कमजोर योद्धाओं की इज्जत नहीं करने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आकर हमसे ऐसे पेश आने की, वो भी इतनी कमजोर शक्तियों के साथ? तुम्हारे गुरूर को ठिकाने लगाने में बहुत मजा आएगा। क्या होगा जब छोटू टकराएगा रक्ताब ड्रैगन कबीले के योद्धाओं से, और कैसे सामना करेगा वो परलोकी ड्रैगन वजीर के गुस्से का। दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1900। पारलोकी ड्रैगन वजीर भी यहां आ गया। शेरा और बाकियों ने जब देखा कि छोटू अपनी 4 उंगलियों से दोनों योद्धाओं के हमले रोकने में कामयाब रहा, तो एक पल के लिए सभी सहम गए। वहीं दोनों योद्धाओं के चेहरे की नाराजगी तो और ज्यादा बरछ गई थी। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई उनके हमले इतनी आसानी से नाकाम कर पाता था, और तो और उनके सामने दिखता लड्ड का महज एक शुरुआती महाप्राण था। तभी दोनों ने अपने शरीर से निकलती शक्तियों की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। कुछ ही पलों में वो दोनों अपने तिलिस्मी जानवर रूप में आने लगे। उनके शरीर जहां आधे इंसान थे, तो बाकी का हिस्सा तिलिस्मी जानवर बन चुका था। इतने में शेरा ने ऐसा होते देख चिल्लाकर छोटू से कहा,
ध्रुव भैया संभल कर रहिएगा। ये दोनों अपने असली रूप में आ रहे हैं, इसलिए इनके शरीर की मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी दोनों योद्धाओं के शरीर से रोशनियां निकलने लगीं और वो खूंखार इरादे के साथ छोटू को देखते रहे। कुछ ही पलों में दोनों ने अपने अपने पंजों में भरी शक्तियों के साथ छोटू के सिर पर बेरहमी से हमला कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख छोटू अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपने हाथों को भी हरे रंग का बनाना शुरू कर दिया। उसकी चमद्दी ग्रीन ड्रैगन की चमद्दी जैसी होने लगी थी, जिसके साथ ही उसने दोनों के हमलों का सामना किया। क्लैंग। जब उनके हमलों की टक्कर हुई तो चिंगारियां निकलने लगीं, जिसके साथ ही शक्तियों की लहरें भी दिख रही थीं। वहीं जब उनके पंजे नाकाम हो गए तो दोनों योद्धाओं ने हैरानी के साथ मन ही मन सोचा, इस लड्डाचके का शरीर तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। तब छोटू ने उन दोनों की तरफ देखकर अपने शरीर से प्राचीन ड्रैगन शक्ति निकालनी शुरू की और ऐसा करते हुए कहा, तुम दोनों रक्ताब ड्रैगन कबीले से हो ना? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक असली ड्रैगन की शक्ति कितनी खतरनाक होती है। ये कहते वक्त छोटू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो उन दोनों को देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में हरे रंग का प्राचीन ड्रैगन नजर आने लगा था और अचानक छोटू के शरीर पर बने ढेर सारे ड्रैगन निशान चमकने लगे थे। इन निशानों के चमकने पर छोटू की शक्तियों में बेतरतीब इजाफा हुआ और अगले ही पल उसके हाथ और पैर ग्रीन ड्रैगन के पंजों में बदल गए। उसे इस तरह बदलते देख दोनों योद्धाओं ने हैरत भरी आवाज में कहा, ये लडेचका भी एक ड्रैगन है। वो दोनों महसूस कर पा रहे थे कि छोटू के शरीर से बेहद खतरनाक ड्रैगन शक्ति निकल रही थी, जो उनके लीडर से भी ज्यादा शुद्ध थी। इसका मतलब ये नहीं था कि छोटू की शक्तियां उनके लीडर से ज्यादा ताकतवर थीं, बल्कि यहां बात सिर्फ शुद्धता की हो रही थी। लेकिन छोटू ने उन्हें ज्यादा देर हैरान रहने का वक्त नहीं दिया और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो तेजी से उन दोनों पर हमला करने लगा। छोटू के इस खतरनाक हमले को देखकर दोनों योद्धा हड्डबड्डाते हुए पीछे जाने लगे, पर तभी छोटू की आवाज उनके कानों में पद्दी, तुम दोनों की रफ्तार तो बहुत धीमी है। ये सुनते ही दोनों की आंखों में अजीब सी घबराहट दिखी और उन्होंने देखा कि पीछे से दो पंजे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके बावजूद वो दोनों वक्त पर शक्तियां निकालते हुए छोटू के हमले के सामने एक दीवार बनाने में कामयाब हो गए। उस दीवार पर अजीबोगरीब निशान बने थे और देखने में वो ऐसी लग रही थी जैसे लोहे से बनी हो। पर छोटू की आंखों की बेरहमी बरकरार रही और उसके दोनों पंजे उस दीवार से टकरा गए। छोटू के हमले में इतनी ताकत थी कि वो मजबूत दीवार भी चुटकियों में चकनाचूर हो गई और दोनों योद्धा हैरत भरी निगाहों के साथ उड्डड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरे। उनकी ऐसी हालत होते देख शेरा और बाकी सभी एक दूसरे को देखने लगे कि कैसे अकेले छोटू ने उन दोनों ताकतवर योद्धाओं की ऐसी हालत कर दी थी। वहीं छोटू तो उन दोनों पर जरा भी रहम नहीं दिखाने वाला था, इसलिए उसने अपने हाथों से एक बार फिर प्राचीन ड्रैगन शक्ति निकालकर उसे एक बड्ढे भाले में बदल दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस भाले में बिजलियां भी नजर आ रही थीं, जिसके साथ ही उसने बेरहमी भरी आवाज में कहा, जवाब चाहिए था ना तुम्हें मुझसे, तो ये लो मेरा जवाब हासिल करो। इतना कहकर उसने एक झटके में वो भाला उन दोनों योद्धाओं की तरफ फेंक दिया। वो भाला बेहद तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था और उसे अपनी तरफ बढ़ाते देख दोनों योद्धाओं के चेहरों पर अजीब सा खौफ नजर आने लगा। जाहिर सी बात थी कि उन्होंने भी उस हमले की ताकत को महसूस किया था और उससे बचने के लिए दोनों योद्धाओं ने हद बद्धाकर अपनी शक्तियां बाहर निकालीं। लेकिन जैसे ही वो भाला उनके पास पहुंचने वाला था, अचानक दोनों योद्धाओं के सामने की जगह पर दरार पद्धति दिखाई दी। उस आयामी दरार में से लाल रंग का एक बद्धा सा हाथ बाहर आया, जिसने छोटू के उस भाले को पकड़ दाचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस हाथ ने जैसे ही अपनी मुट्ठी कसी तो छोटू का वो भाला एक झटके में तबाह हो गया। इसी के साथ उस दरार से एक भारी आवाज निकली जो उस इलाके में गूंजने लगी, लड्ड के बहुत ज्यादा हिम्मत है ना तुझमें, पर तुझे पता होना चाहिए था कि मेरे रक्ताब ड्रैगन कबीले वालों को हाथ लगाने की कितनी भारी कीमत चुकानी पद्धति है। उस भारी आवाज को पहचानते ही शेरा और बाकी योद्धाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा और उन्होंने घबराहट भरी आवाज में कहा, परलो की ड्रैगन वजीर भी यहां आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि दरिंदा युद्ध मैदान का जाना माना योद्धा इस तरह वहां आने वाला था। वो वजीर इतना खतरनाक था कि उसके सामने बिरिंचा भी घबरा जाता था। जाहिर सी बात थी कि चरम के महाप्राण और इंद्रजीत की शक्तियों के बीच बहुत बद्धा फासला था, पर छोटू के चेहरे पर तो जरा भी घबराहट नहीं दिखी और उसने दरार में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, अब जो कि आप यहां आ ही गए हैं तो क्यों ना हमारे सामने आ जाए। वैसे भी इतनी देर से तो आप छुपकर बैठे ही थे, छुपते हुए ऊब नहीं गए क्या? उसकी आवाज से यह साफ हो गया था कि छोटू को परलोकी ड्रैगन वजीर के वहां होने की भनक पहले ही लग चुकी थी।
इतने में दरार में से गहरे लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी और उसमें से निकलता हाथ धीरे धीरे एक शरीर में बदल गया। वो शरीर सभी लोगों के सामने आ गया था और उसे देखकर ज्यादातर लोगों की आंखों में डर दिख रहा था। वो आदमी लंबा चौड़ा था और उसके बाल गहरे लाल रंग के थे। उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना था जिस वजह से वो काफी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दरिंदा युद्ध मैदान के 3 सबसे ताकतवर वजीरों में से एक परलो की ड्रैगन वजीर था। उसके वहां आते ही आसपास की शक्तियों में काफी हलचल होने लगी। उसके शरीर से निकलती इंद्रजीत शक्तियों को महसूस कर छोटू भी आह भरने लगा। वो भी जानता था कि इस आदमी से निपटना काफी मुश्किल होने वाला था। पिछली बार वो एक इंद्रजीत शैतान को इसलिए कैद कर पाया था क्योंकि छोटू के साथ जिनाया और प्रज्वल दल के बाकी ताकतवर योद्धा थे। लेकिन फिलहाल छोटू अकेला था और चाहे उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा क्यों ना बरच गई हों, लेकिन अभी भी वो अकेले तो किसी इंद्रजीत से टकराने के काबिल नहीं था। परलोकी ड्रैगन वजीर के वहां आने पर चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बिजलीदीप कबीले के बहुत से योद्धाओं के चेहरों का रंग उड्डेच गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। पर ड्रैगन वजीर ने तो सभी को नजरअंदाज कर अपनी बेरहम नजरें छोटू की तरफ कीं। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, तो आसपास का माहौल तनाव से भर गया। तभी रक्ताब ड्रैगन कबीले के दोनों योद्धा आगे आए। उनके चेहरों पर शर्म और नाराजगी एक साथ नजर आ रही थी। जाहिर सी बात थी कि वो दोनों चरम के महाप्राण थे, फिर भी छोटू ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। इतने में परलो की ड्रैगन वजीर ने छोटू की तरफ देखते हुए कहा, ये लड्डक्का काफी दिलचस्प है। इस दरिंदा युद्ध मैदान में बाकी दोनों महान वजीरों के सिवाय तुम पहले हो जिसने मेरे रक्ताब ड्रैगन कबीले की तौहीन करने की हिम्मत की। तुम हमारे कबीले को सालाना लगान नहीं देना चाहते हो? देखो, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा है। यही लगान बिरिंचा के वक्त भी हमें चुकाया जाता था, इसलिए हम तुमसे भी वही रकम हासिल करना चाहते हैं। इस पर छोटू ने बद्दी इज्जत के साथ उस आदमी से कहा, देखिए, बिरिंचा बिरिंचा था, लेकिन अब वो इस कबीले का सरदार नहीं है। मैं आपके योद्धाओं से पहले ही कह चुका हूं कि मुझे आपको सरदार मानने में कोई तकलीफ नहीं है। बिजलीदीप कबीले का कोई इरादा नहीं है रक्ताब ड्रैगन कबीले के लिए मुश्किल खड्डी करने का। आखिर ये कबीला आपके कबीले की बराबरी जो नहीं कर सकता है, लेकिन बात अगर लगान की हो तो वो हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इस दौरान शेरा और बाकी सभी देखते रहे कि किस तरह छोटू परलोकी ड्रैगन वजीर से इज्जत से बात कर रहा था, पर साथ ही वो अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहा था। इस वजह से बिजलीदीप कबीले के लोग काफी परेशान दिखने लगे। कोई भी ऐसे इंद्रजीत योद्धा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन छोटू के अंदाज को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। तभी परलोकी ड्रैगन वजीर के आसपास की जगह धुंधली पडडीडीएचने लगी क्योंकि वो अपनी शक्तियां निकालने लगा था। ऐसी शक्तियां महसूस कर ज्यादातर योद्धाओं के रोंगटे खड्डे होने लगे। लेकिन उस जगह की खामोशी कुछ देर के लिए बरकरार रही, जिसके बाद ड्रैगन वजीर ने कहा, तुमने कहा कि तुम लगान नहीं चुकाना चाहते हो और हमें दरिंदों के प्राचीन खजाने से कोई खजाना भी नहीं देना चाहते हो। ठीक है, मत दो। उसकी ये बात सुनकर उसके दोनों योद्धा हैरान रह गए और वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अपने लीडर की शक्तियां महसूस कर वो दोनों चुप हो गए। इस दौरान शेरा और बाकी लोग भी काफी हैरान रह गए थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि परलोकी ड्रैगन वजीर जैसा खतरनाक योद्धा छोटू की बात के लिए इतनी आसानी से राजी हो गया था। पर छोटू के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि उसने सामने खड़डीढ़े परलोकी ड्रैगन वजीर से पूछा, अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए होगा, इसलिए बताइए कि वो चीज क्या है जो आप मुझसे चाहते हैं। छोटू की बात सुनकर परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने आंखों में लालच के साथ जवाब दिया, काफी समझदार हो तुम लड्डच के, बहुत आगे जाओगे। ऐसा करो, मुझे वो ड्रैगन युद्ध तकनीक थमा दो जो तुम्हें आती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस तकनीक के बदले मैं तुम्हें दरिंदों के प्राचीन खजाने से हासिल किए गए 2 खास खजाने भी पकड़ा सकता हूं। तो क्या कहते हो, सौदा पक्का समझे? दरअसल उस वजीर की नजर छोटू की महान हरिया युद्ध तकनीक पर पड़ गई थी, जो उसने कुछ पल पहले इस्तेमाल की थी। ये बात सुनकर छोटू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिर उस वजीर के शरीर में ड्रैगन कबीले का थोड़ा सा खून जो था, इसलिए वो महान हरिया युद्ध तकनीक का थोड़ा बहुत इस्तेमाल तो कर सकता था। छोटू की बढ़ी हुई ड्रैगन शक्ति उस युद्ध तकनीक का ही नतीजा थी। अगर कोई इंसान इतनी शुद्ध ड्रैगन शक्ति इस्तेमाल कर सकता था, इसका मतलब परलोकी ड्रैगन वजीर जैसा ड्रैगन तो ऐसा कर ही पाता। पर छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके साथ उसने जवाब दिया, अगर आप ये युद्ध तकनीक मुझसे हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके काबिल नहीं माने जाएंगे।
इस पर उस ड्रैगन वजीर ने और ज्यादा शक्तियां अपने शरीर से निकालते हुए छोटू से आगे कहा, देखो मैं तुम्हारी किसी भी शर्त के लिए राजी हो सकता हूं, बस तुम मुझे वो युद्ध तकनीक पक्का दो। मुझे पता है कि तुम काफी काबिल हो। महज शुरुआती महाप्राण होकर तुम इतनी बखूबी लड़ पाते हो, ये कमाल है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे बहुत से कमाल के योद्धाओं की जिंदगियां मेरे हाथों खत्म की गई हैं। मेरा यकीन मानो लड़ के। तुम चाहे कितने भी काबिल हो, लेकिन इतने काबिल नहीं हो कि मेरा सामना कर सको। मैं तुम्हें मौका दे सकता हूं एक बहुत ही काबिल और बेहद ताकतवर योद्धा बनने का, लेकिन इस वक्त तुम मुझे वो युद्ध तकनीक पकड़ दो। इतने में उसके शरीर से निकलती शक्तियां उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल गईं। उस ड्रैगन के 6 पंख थे और उसके तैयार होते ही सूरज पूरी तरह ढंक गया था। आसमान में छाए अंधेरे के बीच उस ड्रैगन के शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां निकलती जा रही थीं, जिसे महसूस कर लोगों की आंखों में खौफ नजर आने लगा। तब छोटू ने भी उस ड्रैगन को देखा जो बेहद ताकतवर लग रहा था, लेकिन एक पल बाद छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई एक इंद्रजीत से निपटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सच में मुझे डराना चाहते हैं तो ऐसे पैंतरों से ये हरगिज नहीं होने वाला। इसलिए ये सब छोड़ दिए और अपना असली रूप दिखाइए। उसकी बात सुनकर परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे पर भी हल्की हैरानी दिखी। वहीं शेरा और बाकियों ने भी हैरत भरी निगाहों के साथ कहा, वो ड्रैगन परलोकी ड्रैगन वजीर का असली रूप नहीं है, फिर भी ये इतना खतरनाक है, बाप रे बाप। इसका मतलब असली रूप में आ जाने पर तो ये वजीर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतने में परलोकी ड्रैगन वजीर ने मुस्कुराकर कहा, काफी तेज नजर है तुम्हारी लड्डच के, लेकिन अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला अपने फैसले पर अफसोस जताने का। मैं नहीं चाहता कि हालात वहां तक पहुंच जाएं। तुम्हारे जैसे बेहद काबिल योद्धा की जिंदगी खत्म करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस पर छोटू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखिए परलोकी ड्रैगन वजीर, मेरे ख्याल से आपको अपने योद्धाओं के साथ वापस लौट जाना चाहिए। मैं आपको अपना फैसला बता चुका हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये युद्ध तकनीक आप नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए आपको अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी करनी चाहिए। महान हरिया युद्ध तकनीक छोटू को चिंगार से हासिल हुई थी। पूरे ड्रैगन कबीले में शायद ही ऐसा कोई था जो उस युद्ध तकनीक को सीखने के काबिल था, और परलोकी ड्रैगन वजीर तो पूरी तरह से एक शुद्ध ड्रैगन था भी नहीं। ऐसे में वो तो उस तकनीक को सीखने के लिए हरगिज काबिल नहीं माना जाता। अगर छोटू उस तकनीक को उसे पकड़ा देता तो चिंगार उस पर काफी नाराज होता, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। आखिर एक अवतार रैंक के योद्धा को नाराज करने से बेहतर एक इंद्रजीत को नाराज करना था। जब शेरा और बाकी योद्धाओं ने छोटू का जवाब सुना तो उनके चेहरों पर फिक्र दिखने लगी। वो जानते थे कि आज तक ऐसा कोई नहीं था जो परलोकी ड्रैगन वजीर से दुश्मनी करके खुश था। वहीं छोटू के आखिरी जवाब से खुद परलोकी ड्रैगन वजीर थोड़ा हैरान रह गया था, लेकिन फिर उसने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा, एक लड्डचका जो दूसरों की बातें नहीं सुनता है। खैर, अब जो कि तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे भी दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। उसने जैसे ही ये कहा तो उसके पीछे तैयार हुआ 6 पंखों वाला ड्रैगन अचानक से अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलने लगा। उसके ऐसा करते ही बेहद खतरनाक शक्तियां चारों ओर फैलने लगीं, और तभी उस 6 पंखों वाले ड्रैगन ने अपने बढ़े पंख फटफटाने शुरू कर दिए। सभी के सामने वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और बेरहमी से छोटू पर हमला करता हुआ नजर आया। उस ड्रैगन का वो हमला बहुत ही खतरनाक था, जिसे देखकर बिजलीदीप कबीले के सभी योद्धाओं के चेहरों का रंग बदल गया। वो समझ गए थे कि आज उनका सामना एक बहुत खूंखार दुश्मन से होने वाला था। वहीं इस वक्त छोटू ने भी गौर से उस ड्रैगन के हमले को देखा और उसने तुरंत अपने शरीर से चमकदार हरे रंग की रोशनी बाहर निकाली। उस रोशनी में 100 से भी ज्यादा ड्रैगन निशान चमकते हुए दिख रहे थे, जिसकी शक्तियां चारों तरफ फैलने लगीं। जब परलोकी ड्रैगन वजीर ने ये शक्तियां देखीं, तो उसकी आंखों का लालच और ज्यादा बढ़ा गया, जिसके साथ ही उसने कहा, इतनी शुद्ध ड्रैगन शक्ति, अब तो मुझे इस युद्ध तकनीक को हासिल करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ा गई है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। लेकिन उसकी लालच भरी आवाज सुनकर छोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, अफसोस कि तुम्हारी काबिलियत नहीं है मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर ये युद्ध तकनीक मुझसे हासिल करने की। आसमान में छोटू और वो 6 पंखों वाला ड्रैगन एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि अचानक पहाड़ा पर बने महल के दूसरे हिस्से से एक शेर की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई पड़ी। लायन रोर एसएफएक्स। उस दहाड़ में एक जानलेवा इरादा था, जिसे महसूस कर हर कोई कांप उठा। उस दहाड़ का मतलब था कि बिजलीदीप कबीले का नया सरदार अब अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गया था। क्या होगा जब निंजा और छोटू टकराएंगे परलोकी ड्रैगन वजीर से?
क्या ये दुश्मनी यहीं खत्म होगी या आगे जाकर छोटू और निंजा की मुश्किलें बढ़ाएगा ये खूंखार परलोकी ड्रैगन वजीर? दोस्तों, ये एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1901। सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे ही उस जगह पर शेर की वो दहाड़ गूंजी तो शेरा और बिजलीदीप कबीले के बाकी योद्धा हड्ड बद्धाते हुए महल के उस हिस्से की तरफ देखने लगे जहां से वो दहाड़ सुनाई दी थी। सभी को दिख रहा था कि वहां से काले रंग की रोशनी बेहद तेज रफ्तार में ऊपर आते हुए छोटू के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, बल्कि वो परछाई सीधे जाकर 6 पंखों वाले ड्रैगन से टकरा गई। बूम! दोनों की टक्कर पर एक बहुत तेज आवाज उस इलाके में सुनाई पड़ी और शक्तियों की खतरनाक लहरें चारों तरफ फैलती दिखीं। उन लहरों से दूर के जंगल भी पूरी तरह तबाह हो गए थे। इसी के साथ बिजलीदीप कबीले के योद्धाओं ने खुशी के साथ कहा, हमारे सरदार ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। परलोकी ड्रैगन वजीर के उस हमले को नाकाम करने के बाद निंजा की रौबदार आवाज उस इलाके में गूंजती हुई सुनाई पड़ी। कौन है जिसने हमारे बिजलीदीप कबीले में आकर हम पर हमला करने की हिम्मत की? निंजा महीने भर से ज्यादा वक्त ट्रेनिंग में बिता चुका था और इस वक्त उसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। वो अब महारथी महाप्राण से चरम का महाप्राण बन गया था, जिसकी शक्तियां महसूस कर परलोकी ड्रैगन वजीर के पीछे खदड़े दोनों योद्धाओं के चेहरों पर घबराहट दिखने लगी। वो महसूस कर पा रहे थे कि अगर बात खूंखार होने की होती तो छोटू से बहुत ज्यादा खूंखार निंजा लग रहा था। तभी परलोकी ड्रैगन वजीर ने भी हैरानी के साथ कहा, ये शक्तियां, ज्वाला जनाब, तुम ज्वाला शेर कबीले से आते हो? लेकिन निंजा ने तो उसके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था, जिसके साथ उसने भारी आवाज में कहा, परलोकी ड्रैगन वजीर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ डाटा कि बिरिंचा तुम्हारे सामने झुक जाता था। अब इस कबीले का सरदार मैं हूं, इसलिए पुरानी बातें लेकर हम पर रौब दिखाने की गलती मत करना। हम तब तक सामने वाले की इज्जत करते हैं जब तक कि वो हमारी इज्जत करता है। उसकी बात से परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या बात है बिजलीदीप कबीले के इस नए सरदार में तो बहुत जोश है, लेकिन तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं अकेला तुम दोनों को संभाल नहीं सकता? मैं इंद्रजीत हूं और तुम दोनों महज 2 महाप्राण। परलोकी ड्रैगन वजीर की आंखों में खूंखार इरादा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे बार बार सुनने की आदत नहीं थी। इतने में निंजा ने उसकी बात पर खूंखार आवाज में कहा, अगर तुम वाकई हमसे लड़ना चाहते हो तो हम दोनों अपने कबीले वालों के साथ मिलकर तुमसे आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं परलोकी ड्रैगन वजीर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे कबीले को इसकी काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माना कि तुम हमें हराने की काबिलियत रखते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारा जरा भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। तब शायद दरिंदा युद्ध मैदान के बाकी दोनों ताकतवर वजीरों को मौका मिल जाएगा तुम्हारे कबीले पर हमला कर उस पर कब्जा करने का। इसलिए एक बार फिर सोच लो। इस दौरान छोटू भी हाथ बांधकर खद्दा था और उसके शरीर से 100 ड्रैगन निशानों की शक्तियां निकल रही थीं। वो भी मुस्कुराते हुए परलोकी ड्रैगन वजीर को देखता जा रहा था, जिसके चेहरे का रंग थोड़ा बदलने लगा था। भले ही वो छोटू और निंजा से नहीं डरता था, लेकिन उस इलाके के बाकी दोनों ताकतवर वजीरों को वो अच्छी तरह जानता था। वो दोनों भी उसके जितना ही ताकतवर थे, और तो और वो रक्ताब ड्रैगन कबीले पर नजर रखे हुए थे कि कब ये कबीला कमजोर पड़ेगा और उन दोनों में से कोई इस कबीले पर कब्जा कर लेगा। यही सोचकर परलोकी ड्रैगन वजीर शांत रहा और कोई कदम नहीं उठा पाया। ये नजारा देखकर शेरा के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। वो भी जानता था कि अगर परलोकी ड्रैगन वजीर कोई कदम उठाता तो बिजलीदीप कबीले के सभी योद्धाओं को निंजा की बात मानकर आखिरी दम तक लड़ना पड़ जाता। पर शेरा और बाकी सभी लोग इसके लिए तैयार थे, क्योंकि वो जंग सम्मान के लिए होती। उस जगह की खामोशी कुछ देर के लिए बरकरार रही, जिसके बाद परलोकी ड्रैगन वजीर की आंखों की खूंखार झलक गायब होती दिखी। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब मेरी समझ आया कि बिरिंचा तुम दोनों से क्यों हार गया। तुम दोनों सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि काफी शातिर भी हो, लेकिन इतनी जल्द जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। मैं परलोकी ड्रैगन वजीर हूं और सब जानते हैं कि मैं इतनी जल्द हार नहीं मानूंगा। फिलहाल के लिए तो तुम दोनों गुरूर में जी सकते हो, लेकिन महीने भर बाद जब दरिंदों का प्राचीन खजाना खुलेगा तब मैं पूरी तैयारी करके तुम्हें बताता हूं कि एक इंद्रजीत योद्धा के खिलाफ जाना कितनी बद्दी बेवकूफी होती है। आज तो मैं तुम्हारे बिजलीदीप कबीले को छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हारे तबाही की उल्टी गिनती आज शुरू हो गई है। उसकी धमकी सुनकर छोटू और निंजा भी खूंखार इरादे के साथ उसे देखने लगे।
उन्हें धमकाते वक्त परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ लहराया, जिससे उसके ठीक पीछे आयामी दरार बढ़ती होने लगी। उसके बाद वो वहां से तुरतम चला गया। वहीं उसे जाते देख रक्ताब ड्रैगन कबीले के बाकी दोनों योद्धा भी हड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, देखना, 1 महीने बाद तुम दोनों की दर्दनाक मौत पूरा इलाका देखेगा। उन तीनों के जाने के बाद वो दरार एक झटके में भर गई, जैसे वो वहां थी ही नहीं। जब निंजा ने उन्हें जाते देखा तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और उसकी आंखों में तीनों को खत्म करने की इच्छा साफ दिखाई देने लगी। लेकिन छोटू के चेहरे की शांति बरकरार थी और एक पल बाद वो धीमी आवाज में कहने लगा, इंद्रजीत से निपटना मुश्किल तो होता है, लेकिन अब वापस मुद्दकर नहीं देखा जा सकता। इंतजार रहेगा महीने भर बाद की मुलाकात का। अब जो कि परलो की ड्रैगन वजीर वहां से चला गया था, इसीलिए बिजलीदीप कबीले पर मंडराता खतरा थोड़े वक्त के लिए तो टल गया था। पर छोटू और निंजा अच्छी तरह जानते थे कि ये मामला खत्म नहीं हुआ था। चाहे कुछ क्यों ना होता, छोटू और निंजा इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले थे। इस दौरान बिजलीदीप कबीले में शांति का माहौल रहा, पर अंदर ही अंदर सभी को घबराहट थी। आखिर हर कोई जान जो गया था कि इस कबीले और रक्ताब ड्रैगन कबीले के बीच की दुश्मनी काफी बढ़ गई थी। अगर बात ताकत की होती तो रक्ताब ड्रैगन कबीला बिजलीदीप कबीले से बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए दरिंदा युद्ध मैदान के बाकी लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। जब बिरिंचा जैसा ताकतवर योद्धा तक रक्ताब ड्रैगन कबीले के सामने झुकने को तैयार था, तो बिजलीदीप कबीले का नया सरदार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। लेकिन बिजलीदीप कबीला इस बात से खुश था कि उस दिन के बाद से रक्ताब ड्रैगन कबीला उन पर हमला करने नहीं आया। इस अजीब सी खामोशी से सभी काफी हैरान थे, लेकिन समझ रहे थे कि वो शांति असल में तूफान से पहले की शांति थी। पर महीने भर में दरिंदों का प्राचीन खजाना खुलने वाला था और तब परलोकी ड्रैगन वजीर अपनी बेइज्जती का बदला बिजलीदीप कबीले से लेकर रहता। इस बीच निंजा ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ छोटू की तरफ देखकर कहा, सुनने में आया है कि परलोकी ड्रैगन वजीर ट्रेनिंग में लगा हुआ है। वो ऐसा करके अपने आप को और ताकतवर बना रहा है ताकि बाकी दोनों ताकतवर वजीरों से ज्यादा ताकतवर हो पाए। छोटू उसकी बात समझते हुए अपना सिर हिलाने लगा और नजरें घुमाते हुए शेरा और बाकियों के फिक्र से भरे चेहरों को देखने लगा। फिर छोटू ने मुस्कुराकर कहा, सभी लोग वही कीजिए जो आप करते आ रहे हैं। माना कि परलो की ड्रैगन वजीर से निपटना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे बिजलीदीप कबीले को कुचल कर आगे बढ़ना भी आसान नहीं होने वाला है। हर कोई छोटू के मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उन्हें लगने लगा कि शायद छोटू को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके खिलाफ कितना ताकतवर दुश्मन था। तब शेरा ने भी आह भरते हुए कहा, ध्रुव भैया, अगर आप कह रहे हो कि फिक्र की कोई बात नहीं है तो हम मान लेंगे। हमें आप पर और निंजा भाई पर पूरा भरोसा है। हम आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहेंगे। बस आप हमारी काबिलियत का अच्छा अंदाजा रखिएगा, क्योंकि शायद आप हमें कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हैं। उसके पीछे खडरीडे योद्धा भी हामी भरने लगे, क्योंकि उन्हें भी खुद पर इतना यकीन नहीं था जितना कि छोटू को उन पर यकीन था। इसकी वजह साफ थी कि वो परलो की ड्रैगन वजीर जैसे ताकतवर योद्धा के खिलाफ लड़ने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। मगर सभी ने चुपचाप वहां से जाना सही समझा। उनके जाने के बाद निंजा ने कुछ सोचते हुए छोटू से कहा, ध्रुव भैया, आपको क्या लगता है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से परलो की ड्रैगन वजीर की ट्रेनिंग करने की एक और वजह है, जो जरूर दरिंदों के प्राचीन खजाने से जुड़ी हुई है। हमें क्या सच में उस जगह पर जाना चाहिए? इस पर छोटू ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई सवाल हुआ निंजा। यहां बात किसी मामूली खजाने की नहीं हो रही है जो हम दूसरों को हासिल करने दें। इस दरिंदा युद्ध मैदान में कुल मिलाकर 3 सबसे ताकतवर दरिंदे वजीर हैं। हर किसी की बाकी वजीरों से दुश्मनी है, इसलिए जब हम लोग दरिंदों के प्राचीन खजाने में जाएंगे तब परलो की ड्रैगन वजीर इतनी आसानी से तो हमसे टकराने नहीं वाला है, वरना बाकी दोनों वजीर मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देंगे। और अगर वो ड्रैगन वजीर सच में हमसे टकराता है तो मैं आसमान विनाशक लाश को बाहर निकाल दूंगा, जो कुछ देर तो उसके सामने टिक जाएगी। छोटू के चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि यहां बात करिश्माई प्राचीन दरबार की हो रही थी, जहां दरिंदों का प्राचीन खजाना रखा था। वो जगह फहरिस्त की 10वीं सबसे ताकतवर चीज थी, इसलिए छोटू उसे हासिल करना चाहता था। और 9 पूंछ कबीले की पूर्वज ने आसमान विनाशक लाश को इतना ताकतवर बना दिया था कि वो किसी इंद्रजीत से टकराने के काबिल हो गई थी। भले ही वो लाश इंद्रजीत को हरा नहीं पाती, पर उसके हमलों का सामना कर थोड़ा वक्त तो हासिल कर ही सकती थी।
छोटू के चेहरे की मुस्कान देखकर निंजा ने कहा, भैया आप भी गजब हो। ऐसे वक्त में भी आपके चेहरे पर परेशानी नहीं नजर आ रही। इतने बड़े खतरे के सामने किसी की भी हालत खराब हो जाती। उसकी इस बात पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी शांति मैंने ध्रुव भैया से सीखी है निंजा। अगर वो यहाँ होते तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। पता नहीं ध्रुव भैया कहाँ और कैसे हैं। ये सुनकर निंजा ने हंसते हुए कहा, हे, ध्रुव भैया जैसे भी होंगे हमसे तो बेहतर ही होंगे। वो आदमी जब दूसरे प्लैनेट से सही सलामत यहाँ आ सकता है तो उनका कौन क्या ही बिगाड़ पाएगा। पर एक बात तो आपकी सच है, उनका यहाँ होना हमारी सारी परेशानियां खत्म कर देता। ध्रुव शौर्य के बारे में सोचकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि तीनों में सबसे ताकतवर ध्रुव शौर्य ही था और वो कितने कारनामे करके उन्हें इतना ताकतवर बनाने में कामयाब हुआ था। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। निंजा बिजलीदीप कबीले के मामलों को संभालने लगा और छोटू वापस अपनी शक्तियां बढ़ाने चला गया। वो भी जानता था कि आने वाले वक्त में उसे बहुत ताकतवर होना था, वरना उसकी मुश्किलें और ज्यादा बरक जाती। उसके बाद छोटू अंदरूनी कैद खाने में जाकर अपनी अंदरूनी शक्तियों को और बढ़ाने लगा। वक्त गुजरता गया और उस कैद खाने के अंदर 4 रोशनियां आगे बढ़ती नजर आने लगीं। उनमें से एक था छोटू, जिसके कंधे पर 3 बहुत बड़े जख्म दिख रहे थे, लेकिन अब उसे पहले की तरह बेइंतहा दर्द महसूस नहीं होता था। उसने अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि उससे टकराकर बाकी तीनों रोशनियां तबाह हो गई थीं। ये परछाइयां उसकी ही थीं, जिन्हें खत्म होते देख बुलवा ने कहा, क्या बात है, तुम अब क्लास 1 की 3 परछाइयों को एक साथ खत्म करने में कामयाब हो रहे हो। जब तुम इस जगह पर आए थे उसके मुकाबले तो ये नतीजा बहुत बेहतर है। पर छोटू ने उस जगह के किनारे पर बने एक दरवाजे को देखकर कहा, अफसोस कि अभी तक मैं सिर्फ 3 ही क्लास 1 की परछाइयों को खत्म कर पा रहा हूं। एक बात बताओ, बर्फ की मल्लिका को क्लास 1 की 10 परछाइयों को हराने में कितना वक्त लगा था? उसे काफी वक्त हो गया था इस जगह पर ट्रेन करते हुए। दरअसल क्लास 2 की परछाई तक पहुंचने के लिए किसी योद्धा को क्लास 1 की 10 परछाइयों को एक साथ हराना पड़डीडीएच था, और छोटू उस पड्डिढाव से तो बहुत दूर था। उसके सवाल पर बुलवा ने जवाब दिया, इतनी ऊंची छलांग लगाने के बारे में मत सोचो ध्रुव, तुम्हारी रफ्तार वैसे ही काफी तेज है। रही बात बर्फ की मल्लिका की, तो उसे क्लास 1 की 10 परछाइयों को हराने में महीने भर का वक्त लगा था। वैसे तुम बर्फ की मल्लिका की बराबरी आखिर करना ही क्यों चाहते हो? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारी वो खास दोस्त जरीना बर्फ की मल्लिका का पुनर्जन्म है और तुम्हें डर लगता है कि कहीं वो तुमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए? इस पर छोटू ने गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बुलवा की बात का जवाब दिया, मुझे डर है कि जिम्मेदारियों के भार के तले कहीं जरीना किसी ऐसे इंसान में ना बदल जाए जिसमें जरीना की कोई झलक ना हो। इसलिए अगर मुमकिन हुआ तो मैं ताकतवर बनकर उसका भार कम करना चाहूंगा। उसके जवाब पर बुलवा कुछ पलों के लिए तो छोटू को देखता रहा, जिसके बाद उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो इसलिए तुम बर्फ की मल्लिका की बराबरी करना चाहते हो? देखो ध्रुव, सच कहूं तो ऐसा करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी पुनर्जन्म के बाद किस योद्धा के साथ क्या होता है इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। चलो ट्रेनिंग जारी रखते हैं। बुलवा की बात सुनकर छोटू दोबारा खड़दा हुआ और हाथ लहराते हुए लड़ने के लिए तैयार हो गया। बुलवा के इशारे पर दरवाजा खुला और उसमें से क्लास 1 की 4 परछाइयां बाहर आ गईं। वो परछाइयां बाहर आते ही तेजी से छोटू पर हमला करने लगीं। छोटू इसी तरह ट्रेन करता रहा और देखते ही देखते महीने भर का वक्त गुजर गया। इस एक महीने में दरिंदा युद्ध मैदान में काफी हलचल मच गई थी, क्योंकि दरिंदों के प्राचीन खजाने के खुलने की खबर हर तरफ फैल गई थी। इस खजाने के जिक्र भर से लोगों की आंखों में लालच नजर आने लगता। जो भी योद्धा दरिंदा युद्ध मैदान में थोड़े वक्त के लिए भी रहा था, उसे पता था कि 3 साल में एक बार खुलने वाला यह खजाना कितना अनोखा था। सभी ताकतवर कबीले इस खजाने को हासिल करने की हुद्द में लग जाते थे। आखिर उसमें रखी सबसे मामूली चीजें भी ताकतवर अनहद खजानों जितनी ताकतवर होती थीं। ऐसे में वहां से कोई खास चीज हासिल करना तो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता। वहीं महीने भर बाद बिजली दीप पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी फौज खद्दी थी। उनके शरीर से खतरनाक शक्तियां निकल रही थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां से कहीं जाने वाले थे। इन सभी लोगों में सबसे आगे खाड़ीडीडीए थे 8 सेनापति, जिसमें बीच में खद्देडे शेरा ने सामने की तरफ देखकर सवाल किया, ज्वाला जनाब, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फौज किसी भी वक्त जाने के लिए तैयार है। हमें बस इंतजार है तुम्हारे इशारे का। वो जिस जगह पर देख रहा था वहां निंजा खद्दा था, जिसने आह भरते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमने इस कबीले की रखवाली के लिए भी लोग छोड़ दिए होंगे। अच्छा है, खैर, यहां रुकने वाले लोगों के अलावा बाकी सभी लोग
जिसमें बघीरा घातक फौज भी शामिल है। दरिंदों के प्राचीन खजाने चलेंगे। ध्रुव भैया अभी भी ट्रेनिंग से बाहर नहीं आए हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो हम लोग रवाना होंगे। निंजा की बात सुनकर शेरा और बाकियों ने अपने सिर हिलाए, जिसके बाद किसी ने भी और कुछ नहीं कहा। वो लोग शांति से वहीं खड़े रहे और इंतजार करने लगे छोटू के वहां आने का। ये इंतजार कुछ घंटों तक चला और जब सूरज आसमान में चमकते हुए बहुत ज्यादा गर्मी बिखेरने लगा, तब अचानक से दरबार के पास एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। ये हलचल अंदरूनी शक्तियों की थी, जिसकी तरफ देखते हुए निंजा मुस्कुराने लगा। वो अंदरूनी शक्तियां पहले से काफी ताकतवर हो गई थीं, जिसे महसूस कर शेरा और बहुत से योद्धा काफी हैरान रह गए। इतने में एक रोशनी उस दरबार से आगे बढ़ते हुए सीधे फौज के सामने आ पहुंची। वो रोशनी था छोटू, जिसकी ट्रेनिंग आखिरकार पूरी हो गई थी। वहीं छोटू ने सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलें साथियों, खजाने को अपना बनाने। क्या होगा जब निंजा और छोटू अपने साथियों के साथ पहुंचेंगे दरिंदों के प्राचीन खजाने में, और कैसे सामना करेंगे वो परलोकी ड्रैगन वजीर और बाकी दुश्मनों का। दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।